नमस्कार, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से प्रियंका और अभिषेक भी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं खरा सौदा। और सबसे पहले तो आज देश भर में रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, तो 18 नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को सबसे पहले तो रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस मौके पर हम आपके लिए कुछ स्पेशल सेगमेंट भी लेकर आएंगे, तो उसे मिस मत करिएगा। चलिए अब वापस से बाजार पर बातचीत शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि आज बाजार के लिए बड़े ट्रिगर्स कौन कौन से होंगे। तो आज ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यूएस में लगातार हम देख रहे हैं कि चौथे दिन तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत मिल रहे हैं वो सपाट हैं, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव संकेत, कुल मिला के अच्छे संकेत आज दिखाई दे रहे हैं यूएस मार्केट से। डॉलर इंडेक्स लेके नीचे आ गया है 103 के नीचे और ब्रेंट $86 के पार निकला। अब इसके पीछे की वजह क्या थी, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। और आज भारतीय बाजारों की बात करें तो काफ़ी अहम दिन, आज अगस्त सीरीज की एक्सपायरी है। 19,300 से 19,400 के बीच एक्सपायरी होने का अनुमान है। निफ्टी में अभी तक 49% का रोल ओवर हमें देखने को मिला, तो आज इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आगे हम लेवल्स भी डिस्कस करेंगे। और प्राइमरी मार्केट में भी एक्शन बना हुआ है। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग 97 गुना भरा था आईपीओ, तो इस लिस्टिंग पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन चलिए अब समझ लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट से पहले किस तरह के संकेत मिल रहे हैं और प्रियंका बताएंगी कि इस वक्त संकेत कैसे आ रहे हैं वहां से। प्रियंका बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए ग्लोबल मार्केट से इस वक्त आपको 4 दिन के बाद अच्छी तेजी देखने को मिली है। वहाँ से एक रिस्पाइट है और सबसे बड़ी बात है टेक्नोलॉजी स्टॉक्स अच्छा चल रहे हैं। आप नास्डैक को देखें, वहाँ पर अच्छी तेजी थी। एनर्जी स्टॉक्स में अच्छी मूव थी। बड़े रीजन क्या है, देखिए इकोनॉमिक डेटा लेड वीक है ये। यूएस के जीडीपी के नंबर्स कल आए जो अच्छे आए। दूसरी चीज़ जो आज यूएस जीडीपी के नंबर आए, लेकिन साथ ही आप अगर देखें तो इंडिया के जीडीपी के नंबर्स आने आज। और आज पीसीई, वहाँ का जो कंजम्पशन इंडेक्स होता है जिसको बहुत ही क्लोजली फेड वॉच करता है, उसके भी नंबर्स आने। तो ये जो इकोनॉमिक डेटा है, इसको देखने के बाद अब जो बड़े वहाँ पर अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि फेड अपना हाथ कब रोकेगा ब्याज दरें बढ़ाने से। इसी पर सबसे बड़ी बात है कि जीडीपी नंबर्स अच्छे आए, लेकिन ऑफ कोर्स पीसी के नंबर्स को देखना है आपने। कल एक और डेटा वहाँ पर आया था। ये सारे डेटा को कॉम्बिनेशन को समझने के बाद ही आगे की रास्ता, आगे की दिशा बनेगी और इसी पर सारी नजरें यूएस मार्केट्स की बनी हुई है। एडीपी के जो नंबर्स आए थे उनके मुताबिक, हाँ ये जॉब्स डेटा आया था, मैं यही डेटा पॉइंट भूल रही थी कि क्या एग्जैक्ट इकोनॉमिक डेटा आया था। एडीपी जॉब्स डेटा आना था और वो आप फिर से देखें तो कमज़ोर आया था, अनुमान के मुताबिक नहीं रहा। तो सारी कश्मकश जो है वो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स को लेकर बनी हुई है। और आज पीसीई के जो नंबर्स आने हैं उस पर बड़ी नज़र भी होगी, जिससे आगे फेड ये बताएगा। देखिए सितंबर में जो फेड की बैठक होनी है उसमें तो उम्मीद यही की जा रही है कि एक रेट हाइक शायद आएगा, लेकिन अब बाजार उसके बाद देखना चाहता है कि उसके बाद क्या रुक जाएगा हाथ। ये एक बड़े डेटा पॉइंट्स हैं। हालांकि बाजार प्रियंका ये सेंस कर चुका है, मतलब हाल फिलहाल के आप चाल देखिए तो उसे लग रहा है कि शायद जो रेट हाइक का जो साइकिल है ना, अपने अब समाप्ति की ओर है वो। हाँ, मतलब exactly, वही कि एक है ये, शायद ये लास्ट हो सकता है, उसके बाद शायद आप पॉज इसी खुशी में उसी एक रिलीफ रैली आपको बाजारों में यूएस मार्केट में दिख रही है। करेक्ट। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स की तो हमने बात की, डोमेस्टिक मार्केट में क्या हाल है, क्योंकि कई सारे स्पेसेस अच्छे चल रहे हैं। मेटल जैसे सेक्टर्स हुए, मेटल चल रहा है, 3 दिन से मेटल इंडेक्स चल रहा है। लेकिन दिक्कत ये है प्रियंका कि जब तक जो हेवी वेट्स हैं वो अगर नहीं चलेंगे तो बाजार चलेगा कैसे, क्योंकि निफ्टी या फिर सेंसेक्स जो भी इंडेक्स होते हैं स्टैंड अलोन तो है नहीं वो आखिर जो शेयर का भाव होगा, जो शेयर की चाल होगी, उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं वो। तो हम देख रहे हैं कि जो नैरो रेंज में बाजार फंसा हुआ है 19,300 से लेकर 19,450, 150 अंकों की रेंज है, इसके बाहर निकल नहीं पा रहा है। और इस रेंज का ब्रेकआउट अगर किसी एक तरफ अगर आ जाए, या फिर ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, तब कोई डिसाइसिव मूव दिखेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच कसमकश है कि इस लेवल पर करना क्या है। अगर हम कल के सत्र की बात करें तो शुरुआत कल अच्छी हुई थी, लेकिन अच्छी शुरुआत के बाद आखिर में जाते जाते बाजार की पूरी हवा निकल गई और आखिरी के 90 मिनट में निफ्टी करीब 100 अंकों पर से फिसलकर बिल्कुल सपाट बंद हुआ। निफ्टी 19,300 से 19,350 की रेंज में लगातार तीसरे सत्र में कल हुआ कि उस रेंज में जाकर कल निफ्टी ने क्लोजिंग दी। और दिक्कत की बात यह है कि एचडीएफसी बैंक जो कि 14% का वेटेज रखता है निफ्टी में, वहां पर हमने कमजोरी देखी। आईसीआईसीआई बैंक जिसका कि बहुत अच्छा खासा वेटेज है, 8 साढ़े 8-9% के आसपास का वेटेज आईसीआईसीआई बैंक का भी है, वहां कमजोरी दिखी। एसबीआई भी ड्रैग कर रहा है। तो बैंकिंग स्टॉक्स अगर नहीं चलेंगे, तो कल हम इसकी चर्चा भी कर रहे थे कि अगर निफ्टी बैंक नहीं चलेगा तो इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है कि निफ्टी चले। इसके अलावा बात करें कि अगर हम
ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो वहां को लेकर कोई खास चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं। कल के सत्र में हमने देखा कि ऐसे कई सारे स्टॉक्स थे मिड कैप में, स्मॉल कैप में, जहां पर हमने जबरदस्त तेजी देखी। क्योंकि कल हम देख रहे थे कि पैकेजिंग वाले कल शेयर चल रहे थे, ऑटो एंसिलरी शेयरों में लगातार हम एक्शन देख रहे हैं। इसके अलावा होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, ये शेयर भी चल रहे हैं। और G20 की समिट है, उस पर नज़र है, हफ्ते भर बाद उस पर हम पूरी रौनक देखेंगे पूरे देश भर में। लेकिन दिल्ली पर नज़रें होंगी, लेकिन उसका असर हम देखेंगे, हर जगह दिखेगा। और होटल पर, स्टॉक्स पर और हॉस्पिटैलिटी वाले स्टॉक्स पर उसका असर दिख रहा है। ऑलरेडी हमने कल बहुत बड़ी तेजी देखी, हम देखा कि इंडियन होटल का शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर कल जाके बंद हुआ है। स्टील शेयर, जिसका कि प्रियंका आप जिक्र कर रही थी, कल हम देखा कि थोड़ी थोड़ी बाइंग आ रही है, और हम चर्चा भी कर रहे थे कि 122 रुपए का टाटा स्टील हो गया है, क्या लेना है नहीं लेना है। हालांकि उसकी रेंज भी सीमित है। जब तक चाइना को लेकर आर्थिक जो खबरें हैं कुछ पुख्ता तौर पर नहीं निकल के आती है, शायद स्टील शेयरों में एक तरफा रुझान नहीं दिखेगा। ये ट्रेडिंग मूव्स, ट्रेडिंग बाउंस आ सकते हैं। तो ये स्टील की बात हो गई। ऑटो स्टॉक्स में हमने मोमेंटम कल के सत्र में देखा, हमने देखा कि M&M चल रहा था, मारुति के शेयर में हम तेजी देख रहे थे। एस्कॉर्ट्स रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ, कल 3500 रुपए के स्तर को भी एस्कॉर्ट्स पार कर गया। हालांकि वैल्यूएशन को लेकर थोड़ी सी बातें हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुबोटा ने जब से एक्वायर किया है तब से क्या जबरदस्त मूव हमने देखी है। लेकिन निफ्टी ने जब रिकॉर्ड ऊंचाई बनाई, 20,000 के आसपास पहुंच के जब निफ्टी ठिठका, उसके बाद हम देख रहे हैं कि HDFC बैंक, रिलायंस और ITC, इन शेयरों में दबाव हमने देखी है। ये शेयर चले नहीं है, 500 रुपए के पास जाके हमने ITC को ठिठकते हुए देखा है। रिलायंस आप देखिए, जियो फाइनेंशियल के डीमर्जर के बाद जैसे कि स्टीम ही निकल गई है, अब 2400 रुपए के आसपास आके हम कह सकते हैं कि संघर्ष कर रहा है। AGM हुई, AGM में हमने देखा कि 5G को लेकर कई सारे ऐलान हुए, रिटेल को लेकर कुछ उत्साहजनक कमेंट्री निकल के आए, लेकिन शेयर को वो सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो रिलायंस अगर नहीं चलेगा तो बाजार के लिए चलने को लेकर मुश्किल हो जाती है। लेकिन कुछ शेयर चले हैं जिनको नोटिस करवाना जरूरी है, वह सिप्ला, NTPC, अडानी पोर्ट। ये रिकॉर्ड हाई के बाद यहां पर हमने 10% के आसपास की तेजी देखी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि अगस्त का जो महीना रहा है, अब अच्छा है कि ये निकल जाए, क्योंकि 4-5 महीने की लगातार तेजी के बाद हमने इसको थोड़ी सी कमजोरी वाला हमने देखा है कि 2% की गिरावट अगस्त के महीने में रही है। तो यहां से नजरें अब हो जाएंगी सितंबर के महीने पर, और वहां देखेंगे कि किस तरह की चाल निकल के आती है। उसके भी जरा आंकड़े आपके सामने रख देते हैं कि सितंबर की जो चाल रही है ना, वो किस तरह की रही है। तो पिछले 20 साल में निफ्टी में 12 बार पॉजिटिव रिटर्न मिला है। ये एक पॉजिटिव चीज कह सकते हैं कि अगस्त को अगर हम भूल के अगर आगे बढ़ें तो सितंबर में कुछ हमें शायद एक बढ़िया चीज निकल के आ सकती है। और 8 बार नेगेटिव रिटर्न रहा है। औसत रिटर्न की बात करें निफ्टी का, जब चला है निफ्टी तो 6.5% के आसपास के औसत रिटर्न मिले हैं, जो कि बहुत ही अच्छे कहे जाते हैं। आप याद रखिए कि पिछले साल भर में जो निफ्टी के रिटर्न रहे हैं वो 5-6% के आसपास के ही रहे हैं, और सितंबर में अगर इस तरह का ट्रेंड है तो अच्छी चीज है। बाकी पिछले 10 साल के डेटा आपके सामने जरा रख देते हैं। पिछले साल सितंबर में 0.4% निफ्टी कमजोर रहा है। उसके पहले 21 में करीब 0.3% चला है। 2020 में थोड़ा सा कमजोर रहा है। तो ये सितंबर का सेटअप हो गया। अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे, उनसे भी समझेंगे कि अब यहां से किस तरह की चाल बनानी चाहिए, और खास तौर से आज अगस्त सीरीज की एक्सपायरी के दिन बाजार को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, ये भी जानेंगे। लेकिन वायदा बाजार से किस तरह के आंकड़े निकल के आ रहे हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी अंश हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अंश हम एक एक करके समझेंगे कि निफ्टी में क्या आंकड़े बन रहे हैं, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, रोलोवर्स कहां पर स्ट्रांग है, अंश ये भी बताइएगा, और आपके दो स्टॉक तो हम जानेंगे। शुरुआत निफ्टी से कर लेते हैं। जिस रेंज में अंश फंसा हुआ है निफ्टी, 150 अंकों की रेंज है, और हम देख रहे हैं कि 19,250 के आसपास ना 6-7 बार सपोर्ट लेके ऊपर आया है जी। तो आज सेटअप कैसा लग रहा है आपको इसका? जी, अगर निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो 19,250 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है। ये सपोर्ट एक्चुअली 4 जुलाई से रहा है। अगर हम देखेंगे तो 4 जुलाई से जब भी इसके पास आता था, निफ्टी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिया है। तो भले ही पिछले सेशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिकवाली हुई है, लेकिन ये एक लेवल है जहां पर एक अच्छी खरीदारी हमें नज़र आ सकती है। अगर फ्यूचर्स में देखें तो फ्यूचर्स में एक्चुअली फ्लैट नज़र आया था पिछले सेशन में, तो वहाँ से हमें कोई खास संकेत नज़र नहीं आ रहा है। टेक्निकल चार्ट पर ही है बस ये एक अच्छा सपोर्ट का लेवल जहाँ पर हम कुछ खरीदारी देख सकते हैं। अंश, इसके अलावा बैंक निफ्टी के बारे में भी बताइए, आज क्या अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहे हैं, और एक्सपायरी किन लेवल्स पर एक्सपेक्टेड है?
जी बिल्कुल, अगर हम लेवल्स की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो जैसे कि हमने बताया अभी 19,250 का है, अगर वहाँ से नीचे खिसका तो 19,150 का दूसरा अहम सपोर्ट आने वाला है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो 19,450 का पहला रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि आज के दिन पिछले सेशन का उछली स्तर भी रहा था। वहाँ से ऊपर देखेंगे तो दूसरा अहम रेजिस्टेंस रहेगा 19,550 पर। निफ्टी बैंक में देखें तो निफ्टी बैंक का पहला सपोर्ट रहेगा 44,000 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। यहां से नीचे खिसका तो दूसरा सपोर्ट रहेगा 43,700 पर। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है 44,700 का, और उसके ऊपर देखें तो 45,100 का अहम रेजिस्टेंस है, जो कि 45,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से थोड़ा ऊपर के स्तर पर है। ठीक है, तो ये तो बात हुई इंडेक्स पर, और हम देख रहे हैं लॉन्ग शॉर्ट रेशो भी देखें तो एफआईएस की उसी तरह से दिख रही है, 46% आप भी अब भी लॉन्ग है। ओवरऑल पूरे अगस्त में ही इसी तरह का ट्रेंड रहा है। लेकिन अब ऐसे में जो इतने स्ट्रॉन्ग रोल ओवर डिफरेंट सेक्टर्स में हुए हैं अंश, इसमें से 2 स्टॉक कौन से निकल के आएंगे? जी हमने आज स्टॉक तो नहीं निकाला है, लेकिन हम इस पे एक्सपायरी पर देख सकते हैं कि आज एक्सपायरी कैसा नजर आ रहा है हमें। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम शुरुआत से, यानी कि निफ्टी का प्रीमियम सीरीज के स्टार्ट में कैसा रहा था। इसका टेबल ले आते हैं हम स्क्रीन पर। अगर आप इसका टेबल देखें तो आपको दिखेगा कि निफ्टी का प्रीमियम पिछले 4 सीरीज में सबसे ज़्यादा रहा है अगस्त महीने में। जब अगस्त महीने का सीरीज स्टार्ट हुआ था तब 175 पॉइंट्स का प्रीमियम था। अब ज़्यादा प्रीमियम कब होता है? ज़्यादा प्रीमियम तब होता है जब आपको लगता है कि ये इंडेक्स या ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। तब भले ही निफ्टी 19,000 पर हो, आप 19,100 देने के लिए भी तैयार हो जाते हो। तो ये था प्रीमियम शुरुआत का। अब देखते हैं कि अंत में आज एक्सपायरी है तो आज कैसा नजर आ रहा है। इसका रिटर्न का हम देख लेते हैं कि निफ्टी एक्सपायरी रिटर्न्स सीरीज में कैसे रहे हैं। अगर अगस्त का देखें सो फार कल तक का, तो -1.5 -1.6% का रिटर्न नजर आ रहा है इस सीरीज में। उसके पिछले 4 सीरीज में देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग खरीदारी नजर आ रही थी, उसके बाद जाकर अब इस सीरीज में बिकवाली नजर आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जो ये 4 सीरीज का स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रीक बना हुआ था खरीदारी का, वो थमता हुआ नजर आ रहा है दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अब आगे देख लेते हैं रोल ओवर डेटा भी। निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में एक्चुअली रोल ओवर काफ़ी कम है, कुछ 50% के आसपास का ही है। अगर एवरेज देखें तो दोनों का एवरेज कुछ 80-82% का है, लेकिन अभी काफ़ी कम नज़र आ रहा है। आज एक सेशन रह गया है, आज एक सेशन होने पर थोड़ा सा और बढ़ने के संकेत है, लेकिन लग नहीं रहा कि एवरेज के ऊपर जा सकता है ये डेटा। और यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन भी है, वो भी क्लियर कर देते हैं कि जब लो रोल ओवर होता है उसका मतलब ये नहीं होता कि बेयरिश सेंटिमेंट है। उसका मतलब बस ये होता है कि जो ट्रेडर्स ने जो पोजीशंस ली है उस पर उनका कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये आगे भी कंटिन्यू होगा, तब लो टर्नओवर होता है, लो रोल ओवर होता है। ये तो थे इंडेक्स रोल ओवर के आंकड़े। अब देख लेते हैं कि हाईएस्ट रोल ओवर कौन से स्टॉक्स में हो रहे हैं। इस लिस्ट में देखें तो सबसे पहला नाम आ रहा है अतुल का। अतुल, पिरामिल एंटरप्राइजेस, एम्फेसिस, बर्जर पेंट्स और ग्रासिम जैसे स्टॉक्स में अच्छा हाई रोल ओवर हो रहा है, और सभी में 80% से ज़्यादा रोल ओवर हो रहा है। अगर लोएस्ट रोल ओवर की लिस्ट को देखें तो यहाँ पर आ रहा है मनप्पुरम, हिंदुस्तान कॉपर, जीएमआर इंफ्रा, एस्कॉर्ट्स और सिप्ला जैसे स्टॉक। हालांकि जीएमआर इंफ्रा, एस्कॉर्ट्स और सिप्ला 40s में है, ये इतना कम नहीं है। 40 भी एक अच्छा अंक ही होता है, तो यहाँ पर भी हमें अच्छा ये होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो ये बाजार की सारे आंकड़े अंश ने बता दिए हैं, लेकिन रोल ओवर थोड़ी सी कमज़ोर साइड पर है। निफ्टी में 49%, निफ्टी बैंक में भी 49% के आसपास की, और औसत रोल ओवर से ना काफ़ी कम है। अगस्त में औसत रोल ओवर 80% के आसपास का रहा है निफ्टी में। निफ्टी बैंक की बात करें तो 82% के आसपास का रहा है। तो थोड़े से सेंटिमेंट यहाँ से बहुत उत्साहजनक नहीं लग रहे हैं अगस्त सीरीज़ को, सितंबर सीरीज़ को लेकर। लेकिन अपने एक्सपर्ट से जुड़ते हैं और समझते हैं कि इसके मायने क्या है, और बाजार की चाल आज कैसी रहेगी, एक्सपायरी के दिन कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। रत्नेश गोयल, किरण जानी, जतिन गेड़िया हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, और रक्षाबंधन की बहुत शुभकामनाएं आप तीनों को। उम्मीद करते हैं एक बार जरा ऐसे दिखाइए आप लोग जिसने से राखी बांध दी है। जैसे याद है कि प्रियंका जब वोट डाल के निकलते हैं तो ऐसे उंगली दिखाते हैं, ऐसे स्याही लगी हुई, तो ऐसे जरा एक बार इतनी सुबह राखी बंधवाया है। रत्नेश जी, आपने बंधवा ली क्या राखी सर? गुड मॉर्निंग एवं सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, दर्शकों को नमस्कार। नहीं सर, राखी तो अभी थोड़ी सी बाजार ने थोड़ा सा अभी मूड बना नहीं रखा राखी का, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। कल भी एक्चुअली मुहूर्त देखे तो एक्चुअली हम मुहूर्त थोड़ा सा मानते हैं हम, तो हाँ। कल भद्रा काल था तो 9 बजे तक तो पहले मुहूर्त नहीं था हमारा। करेक्ट।
तो अब आज ही थोड़ा सा फिर बहनों से मुलाकात करके आज ही हम मनाएंगे राखी ना। ठीक है, बाजार का सेंटिमेंट चेक करना चाहते हैं रत्नेश जी, लेकिन चलिए रत्नेश जी बताइए कि सेंटिमेंट आपको लग कैसा रहा है। हालांकि देखिए विदेशी बाजारों संकेत की बात करें तो ठीक है, गिफ्ट निफ्टी से बहुत कोई निराशाजनक नहीं है। कल ऑलरेडी हम 100 अंक गंवा के गए हैं, आज आज के सत्र में हम आए हैं 19,350, 19,450, या फिर बताइए कि 19,300, 19,400 ये रेंज में ही आज निफ्टी रहेगा या फिर इसके बाहर हम कोई चाल देखेंगे? निफ्टी का चार्ट देखें तो एक ओवरऑल चैनल में ट्रेड कर रहा है। ऊपर में आप बहुत ज्यादा 50 डे मूविंग एवरेज निकाल ही नहीं पा रहा है बाजार। इसने 2-3 बार ट्राई कर चुका है। यहाँ पे एक डाउनवर्ड गैप एरिया है, इसको जरूर इसने फिल कर दिया, पर इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि खैर बाजार में अब 19,400, 19,500 निकालना बहुत डिफिकल्ट है बाजार के लिए, जिस हिसाब का सेटअप बना हुआ है। तो चैनल में बना हुआ है। अभी चैनल के बाद में कुछ ब्रेकआउट देगा, या तो लोअर रेंज है 19,250 की, 19,240 की लोअर चैनल की, वो तोड़ देगा तो एक ब्रेकडाउन आएगा जो कि 19,080 या 19,000 तक लेके आ सकता है। या फिर अपर चैनल की जो रेंज आती है वो 19,500 की आती है, वो तोड़ेगा तो फिर हमको 19,700 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है निफ्टी में तो इतनी ज्यादा उठापटक या थोड़ा सा मोमेंटम हो सकता है कम रहे। और बैंक निफ्टी का सेटअप ऐसा ऑप्शन चेन डेटा भी बता रहा है, और जो सेटअप बना है वो ऐसा बता रहा है कि कॉल राइटर पूरी तरह से एक्टिव है, पुट राइटर ने अपनी पूरी पोजीशन कल स्क्वायर अप कर ली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के सत्र में वापस से कहीं बैंक निफ्टी में हमको वापस से कंटिन्यू प्रेशर नहीं देखने को मिलेगा। अगर 44,000 के नीचे जाती है बैंक निफ्टी, वहीं पे थोड़ा बहुत पुट राइटर एक्टिव, अगर उन्होंने भी अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर ली तो मुझे ऐसा लगता है 43,800, 43,700 यहाँ तक के लेवल हमको आज के सत्र में देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी से एक जरूर हमको प्रेशर कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मेरी तो सलाह यही रहेगी कि थोड़ा सा स्टॉक वाइज पे हम रहे और इंडाइसेस से थोड़ी छेड़खानी आज के दिन करने से हम बचें। ओके इंडेक्स से तो वैसे भी छेड़खानी इन दिनों मुश्किल ही लग रही है, क्योंकि एक रेंज में तो इंडेक्स इतने दिनों से फंसा हुआ है। लेकिन स्पेसिफिक एक्शन स्टॉक्स वाइज कहाँ पर है ये बताने के लिए हमारे साथ रत्नेश गोयल तो है ही, किरण भी हैं और जतिन गेटिया भी हैं। आइए आज स्पेसिफिक रिकमेंडेशन पर चलते हैं। किरण मॉर्निंग, बताएं आज आपके ट्रेड्स क्या होंगे? रोल ओवर कई सारे स्पेसेस में अच्छा है, मेटल्स में, सीमेंट में, क्या वहाँ से कोई पिक्स होंगी? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम बाजार का मूड देखें या तो टेक्निकल सेटअप देखें तो निफ्टी कहीं ना कहीं एक साइडवेज रेंज के अंदर है, लेकिन बैंक निफ्टी में क्लियर कट हमें नेगेटिवनेस दिख रही है। सो निफ्टी के अंदर बाय एंड डिप्स की ही सलाह रहेगी, क्योंकि कोई भी डिप आता है 19,250 के आसपास तो 19,200, 19,300 की जो पुट राइटर्स है वो निफ्टी को काफी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वही बैंक निफ्टी में हम देखें तो 44,500 के जो कॉल राइटर्स है और नीचे में जो पुट राइटर्स है, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के ऊपर प्रेशर है। तो बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज की सलाह रहेगी। कोई भी अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है 44,600, 700 के आसपास, सो बैंक निफ्टी हम सेल करके जाएंगे। आज की एक्सपायरी की बात करें हम, सो निफ्टी की एक्सपायरी 19,350 से 19,400 के बीच में आ सकती है। हालांकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 44,200 के आसपास रहेगी, ऐसा हमें लगेगा। अब इसी के दौरान हमारे जो पिक्स है वो थोड़े ब्रॉडर मार्केट या तो जो एक्रॉस मार्केट जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से। सो एनबीएफसी में हमें एमएनएम फाइनेंस काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे डेली चार्ट पे आप देखोगे जो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट है, साथ ही साथ 280 270 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर स्टॉक ने क्लोज दे दिया है। सो एमएनएम फाइनेंस 297 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 309 का हमारा टारगेट है एंड 291 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो शुगर सेक्टर के अंदर से हम देख रहे थे कि लास्ट एक वीक से शुगर सेक्टर अपने पुराने कंसोलिडेशन जोन से बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे आप बलरामपुर चीनी देखिए, इंट्राडे के हिसाब से आप देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न और डेली चार्ट पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। 400 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस है, लेकिन जिस तरह का ओवरऑल सेटअप है, अगर आप एक आध दिन इसको होल्ड भी रखेंगे तो यहाँ से एक लंबा टारगेट आपको दिख सकता है। सो एज ऑफ नाउ 395 के आसपास की सेटलमेंट थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 410 के हमारे टारगेट है एंड 389 एज अ स्टॉप लॉस हम बलरामपुर चीनी के अंदर मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस और बलरामपुर चीनी यहाँ पर आप नजर रखिए। चलिए पैनल पर एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आयुष मेहता इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आयुष गुड मॉर्निंग, आपके पास हम आएंगे, लेकिन जतिन भी हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन से समझ लेते हैं उनके आज के ट्रेड्स। जतिन गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का जो व्यू है कि हमें लगता है कि निफ्टी में जो भी काउंटर ट्रेंड पुल बैक आ रहे हैं 19,250 के लेवल से, वो अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से फिजल आउट हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि 19,450 जहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज था, वहाँ से अगेन एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। तो हमें लगता है कि आज या अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन के लिए हमें ये वीकनेस कंटिन्यू
देखने मिलनी चाहिए। तो हमें लगता है कि निफ्टी में सेल करके चला जा सकता है। ऊपर में हमारा स्टॉप लॉस 19,400 का रहेगा और नीचे हमारे टारगेट्स 19,220 और उसके बाद 19,100 के रहेंगे। अगर जो मैं स्टॉक स्पेसिफिक काउंटर्स की बात करूँ तो हमें लगता है कि अपोलो टायर एक जो काउंटर है जो सितंबर फ्यूचर्स आप सेल करके चल सकते हैं। हमें लगता है कि एक कंसोलिडेशन एक शार्प फॉल के बाद कंसोलिडेशन हो रहा है और ये कंसोलिडेशन अभी मैच्योर हो गया। नीचे की तरफ एक रैली या तो नीचे की तरफ एक ब्रेकडाउन दे सकता है। तो हमें लगता है कि अपोलो टायर्स में सेल करके चला जा सकता है। स्टॉप लॉस हमारा सितंबर फ्यूचर्स के लिए 400 होगा और नीचे में टारगेट्स होंगे 374। हमें लगता है कि एक बाय ट्रेड रिकमेंड करना चाहूँगा, वो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में होगा। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में की अगर जो मैं बात करूँ तो वो एग्ज़ैक्टली अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट ले रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पे एक काउंटर ट्रेंड पुल बैक रैली देखने मिलनी चाहिए। हमें लगता है कि ऊपर में 4670, 4700 तक का एक पुल बैक पॉसिबल है। नीचे में हमें 4480 का एक स्टॉप लॉस लगा के ब्रिटानिया में बाय करके चलना चाहिए। हमें बाय करने की सलाह है 4,670 के टारगेट के लिए, यहाँ से 120 रुपये ऊपर के लक्ष्य हैं ये जतिन की तरफ से। आयुष, आपकी क्या सलाह है आज के लिए? क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसे कि अगर हम निफ्टी में कल भी हमने देखा है, जरूर हमने गैप अप ओपनिंग देखी है, लेकिन हमें सेकंड हाफ में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर या प्रॉफिट बुकिंग हमने निफ्टी में देखी है। तो निफ्टी में जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो निफ्टी ऊपर में 20 डे एंड 50 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो कि है निफ्टी में 19,400 से 450 का रेंज। तो हमें लगता है जब तक निफ्टी 19,400 टू 450 के ऊपर निकल के सस्टेन नहीं करता, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग रैली हम निफ्टी में नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। जो डाउनसाइड निफ्टी में सपोर्ट बनता हुआ आ रहा है वो 19,300 का, फॉलोड बाय 19,230 का। तो निफ्टी यहां से हमें लगता है कि थोड़ा सा इसी रेंज में ही ट्रेड करेगा। सेकंड, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अभी हमें कल फर्स्ट हाफ में रेंज बाउंड मूव देखा, फिर हमने सेलिंग प्रेशर देखा। बैंक निफ्टी नो डाउट काफी वॉलेटाइल है अभी, लेकिन बैंक निफ्टी रेंज में ट्रेड कर रहा है जो कि तकरीबन 700 से 800 पॉइंट की है, 44,800 ऊपर में और 44,000 नीचे में। तो अगेन हमें भी बैंक निफ्टी में यही लगता है इसी रेंज में प्ले करेगा, अपने 100 डे मूविंग एवरेज को पकड़ के बैंक निफ्टी चल रहा है। अगर हम यहाँ पे स्टॉक्स की बात करें तो मैं 3 स्टॉक्स हैं यहाँ पे मेरे। फर्स्ट, अगर मेरी राखी पे इन्वेस्टमेंट पिक की अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे टाटा स्टील पे आपको लॉन्ग करना है फॉर अ लॉन्ग टर्म टारगेट ऑफ 150 रुपीज। इसमें अगर हम देखेंगे तो अपने मंथली चार्ट पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर का इसने ब्रेकआउट दे दिया है। इसको आपको एड ऑन डिप्स भी करना है तकरीबन 112 से 15 के आसपास। इसके डेली चार्ट में अगर हम देखें तो सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है। अगर हम आज की पिक्स की बात करेंगे तो मेरी एक बाय कॉल होगा, एक सेल कॉल होगा। पहले हम बाय कॉल की बात कर लेते हैं। बाय कॉल होगा मेरा एसीसी पे। अगर हम एसीसी की डेली और वीकली चार्ट में देखेंगे तो एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट स्टॉक में आ चुका है। इंट्राडे चार्ट में क्लस्टर रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट दे रहा है काउंटर। एसीसी को आपको लॉन्ग करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 2100। इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा 1950 का। सेकंड, मेरा शॉर्ट कॉल होगा हिंद पेट्रो पे। हिंद पेट्रो में अगर हम देखेंगे तो इसने डेली चार्ट पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया था, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया और उसका ब्रेकडाउन काउंटर ने दे दिया है। और अगर हम इसके इंट्राडे चार्ट्स में देखेंगे तो एक सपोर्ट का ये ब्रेकडाउन दे चुका है और 100 डे मूविंग एवरेज को ये से बार-बार ये रेजिस्टेंस ले रहा है और हमें लगता है इसमें नीचे के लेवल्स हमें 243 के देखने के मिलेंगे और इसमें जो स्टॉप लॉस होगा आपका वो 265 का होगा। ठीक है, चलिए ये तो आपके रिकमेंडेशंस हुए। इंडेक्स के लेवल्स तो हम ऑलमोस्ट ले ही चुके थे, आयुष आपने फिर से बता दिए, लेकिन दैट्स ओके। समय की कमी कारण रिक्वेस्ट करते हैं अपने सारे एक्सपर्ट से कि हमें क्विकली आज की रिकमेंडेशंस बताएं। अब रतेश से समझ लेते हैं। रतेश बताएं आज आपके पिक्स क्या होंगे? मैं थोड़ा सा मिड कैप की साइड ही जाना चाहूंगा। जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं उन्हीं पे बेट करना चाहूंगा। तो पहला लेमन ट्री लेगा। इसमें 103 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 120 रुपए का टारगेट मुझे इसमें आते हुए दिखता है। दूसरा रहेगा बीएससी। इसमें 950 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 1005 तक के टारगेट इसमें हमको आते हुए दिखते हैं। ओके, तो ये कुछ ट्रेडिंग आइडियाज, टॉप ट्रेडिंग आइडियाज हमने आपको सुझाए। आगे कुछ और भी ट्रेड्स पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब रिसर्च टीम को शामिल कर लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए स्टॉक्स से न्यूज़, और वामाक्षी बताएंगी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट। शरद, सबसे पहले आपके पास आएंगे। गुड मॉर्निंग, आज की खबरों वाले शेयर्स बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट में एक्शन के बारे में मैं बता देता हूं। तो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज फोकस में रहने वाले और आज आईपीओ की लिस्टिंग है। देखा जाए तो आईपीओ की जो साइज़ है 350 करोड़ की, जो सब्सक्रिप्शन थी ऑलमोस्ट 100 गुना हुई थी।
और जो IPO प्राइस है वो 108 रुपये का है और यहाँ पे जो है चैनल चेक सजेस्ट करे कि IPO जो है प्रीमियम लिस्टिंग पे होगी। दूसरा स्टॉक जो है IPO में ब्लॉक में है वो है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे दूसरा दिन सब्सक्रिप्शन का है, पहले दिन ऑलमोस्ट 75% की जो है पूरी तरह जो है आप कह सकते हैं भरा है अभी तक। अब खबरों वाले शेयर्स पे फोकस करें तो जोमेटो ऑफ कोर्स फोकस में रहने वाला। वहाँ पे जो स्टॉक पे जो है इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील हुई थी जहाँ पे सॉफ्ट बैंक ने 1% से ज़्यादा की स्टेक की बिकवाली की, ऑलमोस्ट 950 करोड़ का था ये। लेकिन जो की बायर्स है वहाँ पे प्रशांत जैन प्रमोटेड कंपनी 3P इक्विटी इंडिया फंड और गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली जैसे दिग्गज FIs ने अब्जॉर्ब किया है। इसके अलावा स्पंदना स्फूर्ति में जो है बायर्स की अब्जॉर्प्शन में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ने जो है अब्जॉर्ब किया, जहाँ पे FIs ने ऑफलोड किए हैं लगभग 270 करोड़ रुपए वाले शेयर्स। जी में भी क्वांट म्यूचुअल फंड ने जो है लगभग 48 लाख शेयर्स की जो है बिकवाली की है। और रिपोर्ट्स आ रही है सूला विनियार्ड्स में जहाँ पे आज ब्लॉक डील हो सकता है, जहाँ पे एक PE प्लेयर जो है वर्ल्ड इन इन्वेस्ट एशिया वो ऑलमोस्ट 12.5% की स्टेक को जो है ऑफलोड कर सकते हैं, जिसका जो कुल मिला के वैल्यू 540 करोड़ का आ रहा है। जो ये डील की ऑफलोडिंग है इसकी डिस्काउंट अप टू 7% करंट मार्केट प्राइस से देखने मिल सकती है। अब बात करेंगे फार्मा स्पेस से, अजंता फार्मा, यहाँ पे US FDA की जो है अप्रूवल आ गई है और ये जो है सीजर ट्रीटमेंट की ड्रग्स होती है उसको लेके है, तो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। NTPC और BHEL दोनों स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं और NTPC में जो है फोकस रहेगा जो अप्रूवल आई है 15,000 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट के लिए और ये है एक आपके 1.6 गीगावाट की पावर प्रोजेक्ट के लिए छत्तीसगढ़ के लिए। और इसी सेम प्रोजेक्ट में जो NTPC ने कुछ काम जो है अवार्ड किए हैं BHEL को, हालांकि जो वैल्यू है ऑर्डर के वो स्पष्ट नहीं है पर ये लार्ज साइज़ ऑर्डर है, ये जो है इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है, तो इन दोनों स्टॉक्स को इस बेसिस पे जो है ज़रूर अपने ट्रिगर में रखिएगा। नज़ारा टेक के बारे में बात करें तो बोर्ड कंसिडर करेगी फंड रेज और ये 4 सितंबर को जो है होने वाली है बात। और आखिर में मैं बात करूँगा JSW स्टील की और एक इंटरेस्टिंग अपडेट आई है। ओवरऑल उन्होंने जो अपनी कंटिजेंट लायबिलिटीज़ का आंकड़ा जो है पेश किया है और ओवरऑल उन्होंने जो कैलकुलेट किया वो लगभग 5,000 करोड़ का आ रहा है, तो एक स्लाइटली नेगेटिव जो है इम्पैक्ट ज़रूर देखने मिल सकते हैं क्योंकि लायबिलिटी साइड की जो है ओवरऑल एक अनाउंसमेंट देखने मिली है। डब्ल्यू स्टील लायबिलिटी की घोषणा की है उन्होंने, इसका एक नेगेटिव असर देखने का अनुमान। इसके अलावा प्राइमरी मार्केट में एक्शन बना ही रहेगा और ब्लॉक डील का सिलसिला जारी है। सूला विनियार्ड्स पर आज नजर रखिए, ब्लॉक डील होने की संभावना। अब आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ हैं। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम मारुति सुजुकी के साथ। JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। लास्ट ये हाईलाइट कर रहे हैं कि स्टॉक अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म कर सकता है अगले 2 महीनों में। चैनल चेक्स भी सजेस्ट कर रहे हैं कि होलसेल वॉल्यूम प्रिंट्स काफ़ी मजबूत हो सकता है, जिसके चलते मार्केट शेयर में सुधार आ सकता है। SUV मिक्स भी काफ़ी मजबूत नजर आ सकता है, जिसके चलते मार्जिन सरप्राइज एक्सपेक्टेड है Q2 में। तो लार्जली इन पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते JP मॉर्गन ने मारुति सुजुकी पर अपनी न्यूट्रल की राय तो बरकरार रखी ही, मगर उन्होंने पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच शुरू किया है ये स्टॉक पर। इसके अलावा सिप्ला भी हमारे रेडार पर रहेगा। इनफैक्ट काफ़ी बज़ चल रहा है सिप्ला को लेकर, उनका जो स्टेक सेल को लेकर काफ़ी बज़ है और इसी के चलते बर्नस्टीन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इनका कहना है कि सिप्ला फेयरली वेल रन ऑर्गेनाइजेशन है। ब्लैकस्टोन को क्रिएटिव होना पड़ेगा और उनके बिजनेसेस को स्पिन ऑफ करना पड़ेगा अगर उन्हें वैल्यू अनलॉकिंग करनी है। टॉरेंट की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि ये टॉरेंट का जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री है और अगर टॉरेंट को ये स्टेक बाय करना है तो ये एक्विजिशन को फंड करने के लिए उन्हें करीब 20 से 25% प्रमोटर स्टेक डाइल्यूशन लगेगा, प्री कंसोर्टियम लगेगा और उन्हें डेट भी रेस करना पड़ सकता है। तो ऑल इन ऑल बर्नस्टीन ने सिप्ला पर अपनी आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मैक्स लाइफ भी फोकस में रहेगा। इन्वेस्टेक की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनफैक्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मजबूत 20% प्लस ग्रोथ अगले कुछ महीनों में नज़र आ सकती है। प्रमोटर का जो प्रमोटर की स्टेक बिकवाली के चलते जो प्लेज का ओवरहैंग है ये भी हटता हुआ नज़र आता है और ओवरऑल वैल्यूएशन डिस्काउंट भी है ये नैरो होता हुआ इन्हें नज़र आ रहा है। तो इसी के चलते इन्वेस्टेक ने मैक्स लाइफ पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। और आखिर में हम फोकस करेंगे जिंदाल स्टेनलेस पर। इन्वेस्टेक की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कंपनी अपने स्प्रेड्स को डी-रिस्क कर रही है, कैपिटल एलोकेशन के बेटर एवेन्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं और ओवरऑल केपेक्स जो डाउनस्ट्रीम फोरे के लिए है उसी के चलते कन्वर्टर मॉडल को अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है और इनफैक्ट कंपनी के जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के प्रॉस्पेक्ट्स है ये भी सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऑल इन ऑल इन पॉजिटिव
फैक्टर्स के चलते इन्वेस्टेक ने जिंदाल स्टेनलेस पर खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा ही, मगर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 510 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। ठीक है, बढ़िया है ममाक्षी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने सारे के सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और जिसको हाईलाइट्स करना चाहिए आपने वो सारी की सारी बता दी हैं। शुरुआत कर लेते हैं जरा ना सिप्ला पर बर्नस्टीन की रिपोर्ट के साथ, क्योंकि सिप्ला को हमने देखा है कि सिप्ला वही चाल चल रहा है जो कि सन फार्मा में हमने चाल देखी है। 1250 रुपये के आसपास का भाव हो गया है और बर्नस्टीन ने इस पर आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और जो लक्ष्य दिया है 1262 रुपये का दिया है और मतलब अच्छी अच्छी कॉमेंट्री इनके बारे में ये कहा गया है। अब ज़रा रत्नेश जी आप सिप्ला को देखिए, क्योंकि ये शेयर चला हुआ है, 1236 रुपये का भाव है। यहाँ से आप किस तरह की चाल देख रहे हैं? चार्ट्स क्या आपको लगते हैं कि अभी भी कन्विंसिंग है आप लॉन्ग की पोजीशन बनाने के लिए? बिल्कुल, सिप्ला का चार्ट में भी किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं है। इसको काफी अच्छा एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है यहाँ पे 1190 रुपए के आसपास का। इसने यहाँ पे एक रनअवे गैप बनाई थी 27 जुलाई को, वहां पे उसके बाद में भी काफी अच्छा हमको देखने को मिला है मूव अपसाइड में। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल इसमें 1190 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पे तेजी में पुरानी किसी के पास लॉन्ग पोजीशन में बने रहना चाहिए। किसी को नई पोजीशन बनाना है तो वो भी कहीं पे 1210 रुपए के आसपास मिलता है, तो वहां पे बना सकते हैं 1190 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में टारगेट जो है पहला वो 1260 रुपए का तो रहेगा ही सही। उसके बाद में अगर वहां पे एक क्रैश ब्रेकआउट हमको देखने को मिलेगा जो कि इसको 1320 रुपए तक के लिए लेके जा सकता है। भाई 1260 और उसके बाद अगर ब्रेकआउट आ गया तो 1320 तक ये शेयर जाता हुआ दिख रहा है, रत्नेश जी को ऐसा लगता है। लेकिन हम पावर स्टॉक्स में और पावर रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स बनाने वाली जो कंपनियां हैं वहां पर हम कैपिटल गुड्स में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देख रहे हैं। BHEL के शेयर में कल भी हमने अच्छी तेज़ी देखी और ऑलरेडी ये शेयर 8 साल की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन इनको NTPC से छत्तीसगढ़ में प्लांट लगाने का एक ऑर्डर मिला है, तो लगातार बढ़िया ऑर्डर्स, बढ़िया बढ़िया क्यूज निकल के आ रहे हैं BHEL को लेकर और कल 3.5% के आसपास की अच्छी तेज़ी है। किरण जी, 100 रुपये के आंकड़े को पार करने में बहुत मशक्कत हो रही थी BHEL को, पार जब किया उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक तरफा 18-20 रुपए के आसपास का मूव है। BHEL आपको लगता है कि अभी जो तेजी इसमें बनी हुई है वो तेजी जारी रहेगी? अभी भी इसमें खरीदारी के मौके हैं क्या? सो अगर हम वीकली और मंथली चार्ट देखेंगे तो डेफिनेटली एक बड़े ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन डेली चार्ट को देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव डाइवर्जेंस प्लॉट है और स्टॉक एक ओवरबॉट जोन के अंदर है। तो करंट मार्केट प्राइस है तो बाई करने की सलाह नहीं रहेगी। वी शुड वेट फॉर डिप। अगर कोई भी डिप आता है 110 105 के आसपास तो डेफिनेटली बाई करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो है वो 100 रुपीज का, जैसे आपने बताया कि 100 रुपीज ऊपर जाने में मशक्कत हो रही थी, सो 100 रुपीज का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लेके हम कोई भी डिप आए बाई कर सकते हैं और ऊपर में कहीं ना कहीं 140 150 तक के टारगेट आने वाले 2 से 3 महीने में आ सकते हैं BHEL के ऊपर। तो बात हुई BHEL पर, बड़ा ऑर्डर मिला है BHEL को और लगातार चाल बनी हुई है BHEL पर। लेकिन क्योंकि मौका खास राखी का है, रक्षाबंधन का है, तो हमारे खास मेहमानों ने भी अपनी कुछ तस्वीरें भेजी हैं। आयुष मेहता ने इनफैक्ट हमें, अभिषेक देखिए आप अपनी बहन को मिस कर रहे हो ना कर रहे हो, मैं भी अपने भाई को आज राखी नहीं बांध पाई, पर आयुष ने अपनी तस्वीरें भेजी हैं। प्रियंका रखी है। अब सुबह जगने के चलते क्या होता है ना कि अच्छा सोचे कि ठीक है एक बार, हाँ, लेकिन देखिए आयुष ने तस्वीरें भेजी हैं अपने घर से और राखी बांधकर अपने परिवार के साथ कुछ पिक्चर्स भी पोस्ट कर रहे हैं। आयुष, कब बनवाई आपने राखी? कल मना लिया था आपने? मेंबर्स सब आए हुए थे बाहर से और हमने कल ही मना ली थी राखी। राखी तो फेस्टिवली ऐसा है जब सारे सिस्टर्स घर पे आते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। कल हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया फेस्टिवल। ठीक है, तो ये तो आपने त्योहार तो मना लिया। अब हमारे व्यूअर्स के लिए जो खास हम बात भी कर रहे हैं निवेश का रक्षा सूत्र, इसको लेकर कौन सा स्टॉक लेकर आए हैं आप? जी, इसमें मैंने टाटा स्टील लेके आया हूँ। अगर हम टाटा स्टील, मैंने अभी आपको पहले भी रिकमेंड किया था, जैसे एक ब्रदर सिस्टर का रिलेशन एक अच्छा मेटल की तरह स्ट्रांग होना चाहिए, वैसे ही टाटा स्टील को हमें यहाँ पे लेना है। टाटा स्टील ये मंथली चार्ट में अगर हम देखते हैं तो एक बहुत अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। सारे टाइम फ्रेम्स में स्टॉक काफी अच्छे से ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट में सारे एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। क्लस्टर सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस से लेकर स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। तो हमें लगता है टाटा स्टील को यहाँ से बाय करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट राखी। इसमें आपको 150 रुपए तक के टारगेट भी दिखेंगे। अगर इसमें थोड़ी भी प्रॉफिट बुकिंग दिखती है तो 112 से 15 में हमें वापस एड ऑन डिप्स ही करना चाहिए स्टॉक में। ठीक है, तो टाटा स्टील रहेगा आयुष की तरफ से रक्षा का सूत्र हमारे व्यूअर्स के लिए। ठीक है, मेटल स्टॉक्स में जो मूव बनी भी हुई है, टाटा स्टील हमने देखा है 90-95 के लेवल से जो चलना शुरू और 100 के ऊपर जो चाल चली है उसमें वो बनी हुई है लगातार। मेटल स्टॉक्स अंडर वैल्यूड भी हो गए थे,
ठीक है, लेकिन कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जिन पर आज न्यूज़ फ्लो है और क्या इम्पैक्ट दिख सकता है। सुला विनयान, आज इसमें एक ब्लॉक डील संभव है, लगभग 473 करोड़ की ब्लॉक डील रहेगी और इसमें जो वर्लिन इन्वेस्ट एशिया ये अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है, 12.5% उनकी हिस्सेदारी है और कल के बंद भाव से 7% डिस्काउंट पर होगा ये ब्लॉक। तो क्या ये जो सप्लाई आएगी इससे प्रेशर क्रिएट हो सकता है क्या स्टॉक पर? एक बार किरण बताएंगे हमें स्टॉक चेक करके। किरण, सुला विनयार्ड भी बहुत अच्छा चला है, जितने भी लग्जरी स्टॉक्स थे और स्पेशली वाइन स्टॉक्स थे, लेकिन अब ये जो ब्लॉक आएगा और डिस्काउंट पर आएगा तो क्या प्रेशर क्रिएट होगा इस पर? हालांकि इसके सामने बायर्स कौन कौन होंगे वो भी हम लेकर आएंगे डेटा कल आपके लिए, लेकिन आज क्या करना चाहिए? क्या रिटेल पार्टिसिपेट करे अगर प्रेशर आता है तो, नीचे मिलता है तो? ओवरऑल सोलर विनियर्ड्स का अगर हम डेली चार्ट देखें तो जो भी डिप आता है वो अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट लेके जो भी डिप आता है वो बाय ऑन डिप्स में ही परिवर्तन हो रहा है। कहीं ना कहीं करंट मार्केट प्राइस से भी ऐसा ही हमें लग रहा है कि अगर कोई भी डिप आता है समवेयर अराउंड 490 से लेके 480, सो 495 उसकी 20 डेज मूविंग एवरेज है, 480 उसकी 50 डेज मूविंग एवरेज है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी डिप आता है तो डेफिनेटली वो लॉन्ग करना चाहिए। रिसेंटली हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन जोन में वॉल्यूम भी कुछ खास नहीं है, तो देयर आर चांसेस कि हम 480 तक का एक डिप देख सकते हैं। वो डिप में मेरे हिसाब से बाय करना चाहिए। पोजिशनल स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 465 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा और अगर 465 ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर डेफिनेटली चांसेस कि हम वापस इसमें 550 तक के टारगेट आने वाले एक आध महीने में देख सकते हैं। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की ही सलाह रहेगी सोलर विनियर्ड्स के अंदर। बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चलिए स्टॉक में। जोमेटो पर एक बार चर्चा कर लेते हैं और एक लंबे अंतराल के बाद अब फाइनली ये स्टॉक चलना शुरू हुआ और मात्र 6 महीने में ही 50 रुपए के आसपास से चला, अब स्टॉक 100 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो 102 रुपए के आसपास का था, अब उसी के पास स्टॉक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े फंड एक्शन हुए हैं कल के दिन, तो हमने देखा लगभग 10 से ज़्यादा ब्लॉक डील्स इसमें हुई और बड़े फंड हाउसेस का नाम भी सामने निकल कर आ रहा है बायर्स के लिस्ट में। गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली जैसे फंड हाउस यहाँ पर इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी है। तो कल भी स्टॉक में करीब 5% की तेजी थी। जतिन, क्या करें अब जोमेटो में, और तेजी के लिए भी और रुक सकते हैं या फिर ट्रेडर्स को थोड़ा मुनाफा बुक करने की राय आप देंगे इन स्तरों पर? देखिए जोमेटो की अगर जो मैं बात करूँ तो रिसेंटली एक डिप आया था अराउंड 100 के लेवल से 90 तक का और यहाँ पे उसके 20 डे एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से उसने हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया है। तो हमें लगता है ये डिप के बाद एक फ्रेश रैली स्टार्ट हुई है। हमें लगता है कि ये रैली अराउंड 115 से लेके 118 तक का पोटेंशियल अपसाइड है। तो मेरे को लगता है कि जिन्होंने वो बाय करके रखा है, मैं उनको सलाह दूँगा कि होल्ड करके रखें। हमें लगता है कि 112 से लेके 118 तक के लेवल्स इन द शॉर्ट टर्म हमें ज़रूर देखने मिलने चाहिए। हमें एक स्टॉप लॉस अराउंड 92 रुपीज़ का लगाना होगा जो 20 डे एवरेज है। तो हमें लगता है कि बाय करके या तो होल्ड करके चला जा सकता है। अभी अपसाइड पोटेंशियल है अभी। ठीक है, तो अभी भी आप बने रह सकते हैं और तेजी के लिए। एक और स्टॉक चर्चा कर लेते हैं जो कि आज ब्रोकरेज हाउस के रडार पर है, वो है जिंदाल स्टेनलेस। यहाँ पर इन्वेस्टेक की रिपोर्ट भी आई है और जो टारगेट प्राइस है कंपनी पर वो 410 से बढ़ाकर 510 का किया है। कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं और कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि आखिरी कुछ मिनटों में काफ़ी शानदार बाइंग भी थी, 2% ऊपर स्टॉक बंद हुआ। किरण, कैसे लग रहे हैं आपको जिंदाल स्टेनलेस के चार्ट्स? तो जिंदाल स्टेनलेस के चार्ट अगर हम देखें सो एक क्लासिकल टेक्स्ट बुक पैटर्न के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, एक बुलिश पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आप वीकली और मंथली चार्ट देखोगे तो वहां पे भी क्लियर कट आपको एक अप ट्रेंड दिख रहा है और मोमेंटम इंडिकेटर में रिसेंटली एक रीटेस्टिंग हो चुका है। तो जब तक 410 का लेवल हमें ध्यान रखना रहेगा, जब तक 410 का लेवल नहीं टूटता ये रैली कंटिन्यू रह सकती है और जिस तरह के इसके डेली चार्ट है तो वीकली चार्ट है 500 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, 440 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग करके जाना चाहिए 410 का एक स्टॉप लॉस लगा के 500 के टारगेट के लिए। के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और ऐसे कुछ रिपोर्ट्स का भी कहना है, तो इस पर आप नजर रखिए स्टॉक पर। अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं एक इम्पॉर्टेंट खबर का। एक आईटी हार्डवेयर लैपटॉप पीसी सर्वर के लिए पीएलआई स्कीम के आवेदन के लिए आज आखिरी दिन है। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस पर खास बातचीत की। आइए आपको सुनवा देते हैं। Joining with me is Union IT Minister Ashwini Vaishnav. Sir, many thanks for speaking to us. So,
PLI scheme for hardware sector, what sort of response you have received, and what sort of projection that the government is anticipating? We have received fabulous response, overwhelming response for manufacturing laptops and servers in India. I am very happy to say that Prime Minister's vision for developing electronics industry is really appreciated by the entire industry, and we have received 32 applications. The applications are going to close tonight. This will create 75,000 direct employment, 2,430 crore investment, and additional production of 3,35,000 crore. What's important is what we have seen in the mobile phone industry, our country will emerge as a major manufacturer of PCs and laptops. सरकार को लगता है कि इस स्कीम का जबरदस्त फायदा होगा. Government will have good investment from the applicants, and the window closes tonight. With camera person Dilip, this is Samir Dikshit. तो आईटी हार्डवेयर पीएलआई स्कीम को लेकर भी हम देख रहे हैं कि रुझान ठीक ठाक है और अश्विनी वैष्णव वही जानकारी दे रहे हैं. लेकिन हमने देखा है कि जहां जहां सरकार पीएलआई स्कीम लेकर आई, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उससे न सिर्फ कंपनियों के फॉर्च्यून थोड़े से हमने चेंज होते देखे, निवेशक जो हैं कंपनियों के उनको भी काफ़ी फायदा हुआ और निश्चित तौर से इंडस्ट्री ग्रो भी कर रही है उन तमाम सेक्टर्स की. लेकिन कुछ स्टॉक्स की और बातचीत कर लेते हैं. और कल हमने देखा कि कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर बहुत तेज़ रफ्तार में हमने बाइंग आते हुए देखी थी, स्मॉल कैप में और मिड कैप में ख़ास तौर से. पैकेजिंग स्टॉक्स बहुत तेज़ी से चल रहे थे. यूफ्लेक्स के साथ साथ तमाम जो हमने देखे कि कॉस्मो फर्स्ट, ऐसे तमाम शेयर चल रहे थे और 20% ऊपर यूफ्लेक्स बंद हुआ. सर्किट वहाँ पर लगा. कॉस्मो फर्स्ट में 14-15% के आसपास की तेज़ी रही और भी बहुत सारे स्टॉक्स थे. जरा ये समझते हैं और अपने जरा फंडामेंटल एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं. मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं. मयूरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर. सर, सबसे पहले शुरुआत जरा ना पैकेजिंग वाले स्टॉक से कर लेते हैं, क्योंकि कल हमने बहुत बढ़िया मूव्स आते हुए देखे. आपको क्या लगता है कि ये तेजी सस्टेन करेगी या फिर चूंकि मिड कैप में कई बार जनरली ये देखने को मिलता है कि वनडे वंडर भी स्टॉक्स होते हैं और यूफ्लेक्स तो थोड़ी सी चिंताओं में घिरी हुई कंपनी थी, ऊपर से काफी नीचे आई थी, कल ये चल गई. अब किस तरह से इस स्पेस को आप देख रहे हैं और कहीं मौके दिख रहे हैं क्या आपको? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. आई थिंक दो चीजें. एक, आई थिंक कपल ऑफ क्वार्टर्स बैक अगर आप देखें तो जो दिक्कतें ये सेक्टर के लिए थी वो 2-3 वजह से थी. एक, आई थिंक सप्लाई फैक्टर्स अच्छे खासे बढ़ चुके थे, इसलिए बोपेट और पॉप जो दो सेगमेंट्स होते हैं पैकेजिंग फिल्म्स में, वहां पे हमने एक अच्छी खासी सप्लाई प्रेशर और प्राइस रियलाइजेशंस में एक दबाव के कारण डीग्रोथ देखी थी इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड टॉप लाइन. एट द सेम टाइम क्योंकि क्रूड के भाव थोड़े एलिवेटेड रहे थे, क्रूड डेरिवेटिव्स जो क्लियरली यूज करते हैं इनपुट कॉस्ट, वहां पे बढ़ोतरी होने के कारण मार्जिन्स पे थोड़े प्रेशर दिखे थे. तो आई थिंक ये दोनों चीजों की वजह से एक ऑपरेटिंग डी-लेवरेज जो हम देखना चाहते हैं, जो हम नहीं देखना चाहते, वो शायद प्ले आउट हो रही थी बैलेंस शीट के ऊपर, एंड दैट वाज कॉजिंग डीग्रोथ इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस. मेरे हिसाब से आई थिंक जो मोमेंटम आ रहा है वो भी दो वजह से आ रहा है. एक, आई थिंक जो क्रूड में थोड़ी स्टेबिलिटी दिख रही है, एक जो इनके हाई कॉस्ट इन्वेंट्री है ये शायद डिप्लीट हो जाए, एंड द अदर इन्वेंट्री विल नाउ प्रोबेबली स्टार्ट हैपनिंग एट अ मच रीजनेबल कॉस्ट. और दूसरा, आई थिंक बिकॉज ऑफ रिसेशनरी एंड डिमांड फैक्टर्स ग्लोबली, जहाँ पे डिमांड थोड़ी थम सकती है, जो सप्लाई हम सोच के चल रहे थे कि बहुत एक्सेसिव क्वांटिटीज में, एक्सेसिव मात्रा में बढ़ेगा, वो शायद इतना ना हो. और इसके लिए आई थिंक जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है काफी फर्म्स की, वो शायद बढ़ सकती है. अगेन सेकंड हाफ फेस्टिविटी फिल सीजन रहता है, तो काफी कंपनीज के जो वॉल्यूम ग्रोथ होती है वो लार्जली डिपेंडेंट होती है फेस्टिविटीज को लेके. एंड पैकेजिंग मटेरियल और पैकेजिंग फिल्म्स, ये एक जो चीज है वो डिपेंडेंट होती है ये सारों चीजों पे भी. तो मुझे लगता है आई थिंक ये सारे ट्रिगर शायद मोमेंटम बना रही है. बट विद इन दिस मुझे लगता है आई थिंक जो कारवारे हाईटेक फिल्म्स है, ऑब्वियसली आई थिंक स्टॉक अच्छा खासा चल चुका है, बट आई थिंक थोड़ा बेटर प्लेस है इन टर्म्स ऑफ बोथ देयर स्पेशलिटी फिल्म्स दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग. जो टॉप लाइन ग्रोथ इन्होंने हासिल की है पिछले 2 या 3 वर्षों में, एंड बिकॉज ऑफ द स्पेशलिटी नेचर ऑफ देयर बिजनेस, एक सस्टेनेबिलिटी फैक्टर लगता है कंपेयर टू अ लॉट ऑफ बोपेट एंड पॉप फिल्म मेकर्स. सो आई थिंक गरवारे हाईटेक फिल्म जिसके पास तो वो शायद बने रह सकते हैं. बाकी स्टॉक्स में शायद ये टेलविंड्स की वजह से मोमेंटम.
ठीक है, और राइट, ये स्टॉक आपको पसंद आता है बिकॉज ऑफ द पॉसिबल टेलविंड्स, लेकिन एक स्पेस को डिस्कस करते हैं और वो पूरा है ऑटो स्पेस। कल कई सारी रिपोर्ट्स आई थी अगस्त के ऑटो एस्टिमेशन को लेकर, स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे थे और ऑटो नंबर्स भी आने हैं, और हमने देखा भी। और आज भी एक रिपोर्ट, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट इनफैक्ट मारुति पे आई है, जेपी मॉर्गन की, हालांकि न्यूट्रल किया है उन्होंने और टारगेट प्राइस 8800 घटा कर दिया है। हालांकि मारुति के साथ जो बड़े कैविएट थे वो यही कि उनके पीयर स्पेस में बड़े लॉन्चेस हो रहे हैं और मारुति के पास एज कम्पेयर इतने लॉन्चेस नहीं है। उनके जिम्नी और इनफैक्ट इस पर हमने कुछ दिन पहले एक व्यू भी लिया था जब हमारे साथ मैनेजमेंट थे कि जिम्नी और फ्रॉनिक्स का रिस्पॉन्स कैसा आया, लेकिन एक चैलेंज तो है पूरे एक स्पेस पर, और यही चैलेंजेस कहीं ना कहीं सजेस्ट भी कर रही है ये रिपोर्ट कि चैनल चेक से लग रहा है कि जो होलसेल वॉल्यूम जो प्रिंट्स हैं वो स्ट्रांग होंगे, मार्केट शेयर तो इंप्रूव होगा, लेकिन जो कंसर्न है वो आ रहा है कंपटीशन लॉन्चेस से। इस रिपोर्ट को कैसे एनालाइज करना चाहिए मयूरेश? ऑफ कोर्स ये स्पेस काफ़ी क्राउडेड भी हो गया है, हालांकि एसयूवी, सेडान ये दोनों बड़ी डिफरेंट कैटेगरीज है, और एसयूवी जो प्रीमियमाइजेशन हमने एसयूवी में देखा है वो एक अलग, ऑफ कोर्स इट्स नॉट डिबेटेबल, उसमें हमने वो प्रीमियम भी देखा है, उन स्टॉक्स को मिला है। मारुति के लिए जो चैलेंजेस हैं और इस पर अब ये रिपोर्ट, टारगेट प्राइस आपको क्या सरप्राइज कर रहा है? मॉर्निंग प्रियंका। नहीं, ऑब्वियसली एक अच्छे ट्रेंड में रहा है मारुति ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स, और जितने आपने पॉजिटिव्स कहे ये शायद प्राइस में प्ले आउट हो चुके हैं। अभी मार्केट ये देखना चाहता है क्या ये ट्रांसलेट होते हैं नंबर्स में। दो तीन चीजें थी जो मैनेजमेंट ने साफ तरीके से की है पिछले तिमाही के नतीजों के बाद। नतीजे ठीक ठाक थे, और जो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट बांध के रख रही है कि जो मार्केट शेयर है मारुति का जो डिप्लीट हुआ था पिछले कई वर्षों में बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी, जो एसयूवी में एक अच्छा खासा रुझान देखा था हमने इन टर्म्स ऑफ द बाइंग ऑडियंस इटसेल्फ, और जो एक लैक ऑफ पोर्टफोलियो था, जैसे आपने राइटफुली कहा, जो मारुति प्लग इन कर रहा है विद रिस्पेक्टिव लॉन्चेस इन दीज की सेगमेंट्स, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो मार्केट शेयर रीगेन करने की मारुति कोशिश करेगा बैक टू दैट 48-50% एस्पिरेशनल मार्क, ये एक पॉजिटिव होगा। दूसरी चीज ये नहीं भूलनी चाहिए कि फॉर एन ऑटो कंपनी डीलर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, स्पेशली आफ्टर सेल्स सर्विस वाला पार्ट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत महत्वपूर्ण रहता है, जो मारुति के पास अक्रॉस द कंट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा वैल्यू फैक्टर रहता है अलॉन्ग विद द नेक्सा शोरूम्स दैट दे आर प्रोबेबली ओपनिंग अप। तीसरा, आई थिंक जो इंडस्ट्री रिलेटेड दिक्कत थी इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर, दोज इश्यूज लार्जली आर बिहाइंड अस, और इनपुट कॉस्ट का जो इन्फ्लेशन हमने देखा था दैट हैज मॉडरेटेड टू अ लार्ज बिट, व्हिच मींस जो इबिटा मार्जिन की स्टेबिलिटी है that can probably go through. आज जो ऑर्डर बुक इनके पास है, आज जो कंसर्न्स थे in terms of royalty payments as well, surrounding its payment, surrounding its parent, और जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज उभर के आती है मारुति के लिए, मुझे लगता है आई थिंक एक स्टेबल टॉप लाइन और अर्निंग्स ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। बैलेंस शीट तो स्टडी है ही, इसलिए जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये स्टॉक 5 डिजिट पे। ठीक है, ऑल राइट, बिल्कुल। तो मारुति पर ये व्यू आपका है। बढ़ते हैं आगे, हमारे साथ अब स्टूडियो में कुणाल बोथरा भी बने हुए हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं कि इस वक्त वो व्यू क्या बना रहे हैं। कुणाल, बहुत अच्छे रोल ओवर्स दिखे हैं कल, आपने भी केमिकल स्पेस लिया, केमिकल हो, मेटल हो, सीमेंट हो, टेलीकॉम हो, रोल ओवर्स अच्छे आए हैं। आपकी पिक्स भी क्या वहीं से हैं? जी हाँ, रोल ओवर्स अच्छे हैं, डेटा काफ़ी अच्छा आ रहा है, इंडेक्स में ज़्यादा चर्न हो रहा है, और शॉर्ट रोल ओवर्स कैरी नहीं हो रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छे डेटा पॉइंट्स है। प्रीमियम जो है नेक्स्ट सीरीज़ की वो अभी भी 105-110 पॉइंट के आसपास है, तो ये भी एक अच्छा डेटा पॉइंट है। दो बाय कॉल यहाँ पे सजेस्ट करूँगा। पहला इनफैक्ट रहेगा डीएलएफ पे, जो मेरा मानना है कि एक वापस एक ब्रेकआउट के लेवल पे आ चुका है, 500 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो सजेस्ट करूँगा बाय इस पे। एक्सपेक्ट करूँगा मोमेंटम और क्विकली एक्सेलरेट हो सकता है स्टॉक में। 530 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस 490। और सेकंड रहेगा बाय हिंदुस्तान कॉपर में। एक डिसाइसिव ट्रेंड जो हम देख रहे हैं, मेटल, कमोडिटी, ये थीम में बहुत अच्छी एक्शन वापस पिकअप हो गई है। हिंदुस्तान कॉपर ने कंसिस्टेंटली एक ब्रेकआउट दिया है, तो 165 का टारगेट मेंटेन करूंगा हिंदुस्तान कॉपर में। मैंने पहले भी बाय कॉल दिया था इस पे, स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं 152 तक। ठीक है, थैंक यू कुणाल आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखिए। हिंदुस्तान कॉपर 165 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 152 का। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स पर जहां पर कि कल हम एक्शन देख रहे थे उन पर एक एक करके नज़र डालते हैं। कल होटल स्टॉक्स में भी हम देख रहे थे कि काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। इंडियन होटल में भी एक अच्छी बाइंग काफ़ी समय से नज़र आ रही है और हम देख रहे हैं काफ़ी सारे ट्रिगर्स भी आने वाले समय में प्ले आउट होंगे कंपनी के लिए। इंडियन होटल्स देखिए आपके स्क्रीन पर अच्छी तेज़ी थी कल के दिन, और कल हमने देखा
कि करीब करीब 6% की तेज़ी कल के दिन इंडियन होटल्स में देखने को मिली। अब आगे G20 समिट, वर्ल्ड कप की बात की जा रही है, फेस्टिव सीजन, मैरिज सीजन सब शुरू होंगे, तो इसके चलते हम देख रहे हैं कि होटल स्टॉक्स के लिए आने वाले समय में ट्रिगर्स काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी मजबूत ऑक्यूपेंसी की भी बात की जा रही है। रत्नेश, इसमें इंडियन होटल्स पर आपका ये राय लेना चाहेंगे। अगले टारगेट्स अब क्या देख रहे हैं? 416 के पास अब पहुंच चुका है स्टॉक, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? होटल में कल के सत्र में काफी एक अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमको देखने को मिला, अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी भी देखने को मिली, अपने की एवरेज शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो तेजी है बिल्कुल बनी रह सकती है इसमें। तो किसी के पास पुराना रखा हुआ है तो 405 रुपए के स्टॉप लॉस से बिल्कुल इसमें बने रहना चाहिए। आगे जो टारगेट इसमें देखने को मिलेंगे, पहला टारगेट 430 रुपए का, दूसरा 460 रुपए तक के टारगेट इसमें हमको देखने को मिलेंगे। या तो 460 के लेवल्स यहाँ पर देखने का अनुमान। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एक बार इस पर भी राय ले लेते हैं। कल स्टॉक में वीकनेस थी, लेकिन इसके पहले वाले सेशन में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली। QIP की जब फंडरेज की खबर आई थी तो यहाँ पर अपने हाइस छूने के बाद कल के सेशन में एक मुनाफा वसूली देखने को मिली है। हालांकि पिछले एक साल में कंपनी ने 100% से ज़्यादा का रिटर्न भी दिया है। आयुष, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कल जो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, ऐसे में आप एंट्री लेवल्स देख रहे हैं या फिर अभी फिलहाल छोड़ दे स्टॉक को? स्टॉक में काफी अच्छी रैली ऑलरेडी आ चुकी है, तकरीबन 1750 के आसपास से ये स्टॉक ऊपर में 2150 तक गया और कल हमें काफी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है और वॉल्यूम्स में ही देखने को मिला है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा नीचे के लेवल का वेट करना चाहिए, तकरीबन 1775 से 1800 का लेवल अगर हमें मिलता है तो हमें वहां पे इसमें वापस रिपोजिशन करनी चाहिए। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर ये व्यू, लेकिन आज हम देखेंगे कि डिश टीवी और जी लर्न के शेयर फोकस में रहेंगे। दरअसल सुभाष चंद्रा को इन दोनों कंपनियों का मालिकाना हक फिर से मिल सकता है। ET9 स्वदेश को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक JC फ्लावर्स के बीच वन टाइम सेटलमेंट हो गया है। मामला क्या है और क्या खबर निकल के आ रही है, बताने के लिए हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ हैं। अंकुर, बताइए। यह सूत्र में यही बता रहे हैं कि JC फ्लावर्स ARC के साथ सुभाष चंद्रा की एक वन टाइम सेटलमेंट डील हुई है और ये डील अब साइन हो चुकी है। सूत्रों की माने तो ये जो टोटल डेट का मामला है वो करीब 6500 करोड़ रुपए का था, लेकिन जो सेटलमेंट हुआ है वो 1500 करोड़ रुपए में हुआ है। और उसके मुताबिक हम ये देख सकते हैं कि डिश टीवी में वापस से कंट्रोलिंग स्टेक हो सकता है सुभाष चंद्रा का। हालांकि ये लंबा प्रोसेस है और देखना ये होगा कि फाइनली ये कब तक हो पाएगा। और न सिर्फ डिश टीवी बल्कि जी लर्न और बाकी जो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी वो उनको वापस मिल सकती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा यस बैंक ने जो लोन के भुगतान न होने के कारण यहाँ पे डिश टीवी में अपना स्टेक ले लिया था, क्योंकि यहाँ पर लोन्स का भुगतान नहीं हो पाया था और उसके बाद बोर्ड चेंज की भी मांग की थी और ये मामला कोर्ट से लेके बोर्ड रूम तक काफी लंबा चला था। और जो यस बैंक के एनपीएस थे वापस ये करीब 90% से ज्यादा एनपीए JC फ्लावर्स ARC में ट्रांसफर हो गए थे और उसके बाद इसमें डिश टीवी का भी एनपीएस शामिल था। तो अब ये जो ARC है JC फ्लावर्स ARC, जिसमें यस बैंक की भी हिस्सेदारी है, यहाँ पर एक डील साइन की है सुभाष चंद्रा के साथ और अब ये सेटलमेंट होते हुए देख सकते हैं। ये सेटलमेंट न सिर्फ ठीक है, शुक्रिया अंकुर। तो ये डील हो गई है और जो भी देनदारी थी उसमें उससे काफ़ी कम रकम पर ये सेटलमेंट बनी है JC फ्लावर्स के साथ। और हम डिश टीवी के शेयर को हमने देखा है कि 10-11 रुपए के आसपास का भाव हो गया था, वहाँ से रिकवर करके 22-24 रुपए तक भी ये शेयर गया था। मयूरेश जी, चूंकि अभी सूत्रों के हवाले से ये खबर ये आ रही है, हालांकि बड़ी खबर है कि मालिकाना हक फिर से सुभाष चंद्रा को मिल सकता है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और डिश टीवी के स्टॉक में हालांकि देखिए बिजनेस तो लगातार थोड़ा सा कमजोर होता गया, सब्सक्राइबर लॉस होते गए डिश टीवी के, आपको स्ट्रेंथ देख रहे हैं कंपनी में? यहां से इस खबर को लेकर क्या पॉजिटिव व्यू बनाना चाहिए? नहीं, तो पहली बात तो कंप्लायंस के हिसाब से हमारे कवरेज में नहीं है, तो टिप्पणी करना बहुत मुश्किल होगा। बट मुझे लगता है आई थिंक बेटर प्लेस स्टॉक्स है मार्केट में। आई थिंक यू ऑब्वियसली गॉट अ लॉट ऑफ चॉइस। जो हम 2-3 स्पेसेस देख रहे हैं आइडियली इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, जहाँ पे अर्निंग स्टेबिलिटी रह सकती है। जो आप PLI स्कीम्स डिस्कस कर रहे थे, एक टेक्सटाइल्स जहाँ पे टेलविंड्स काफी सारे हैं। दूसरा, पेपर सेक्टर को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर एल नीनो के कंडीशंस प्ले आउट होते हैं, काफी जो मझौली कंपनीज है, पेपर कंपनीज जो वाटर और पावर दोनों पे डिपेंडेंट रहती है, वहां पे काफी दिक्कतें हो सकती है, विच कैन ड्राइव अप पेपर प्राइसेस और जो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स को अच्छा खासा बेनिफिट करेगी।
और सिलेक्टिवली रियल एस्टेट प्लेयर्स कैन मेक अ कमबैक इन द सेकंड हाफ। तो मेरे ओपिनियन में आई थिंक डोमेस्टिक सिक्लिकल्स पे ध्यान रखें। अनफॉर्चुनेटली डिश पे हमारी कवरेज नहीं है तो कमेंट नहीं। ओके, ठीक है, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, वी रिस्पेक्ट दैट। बढ़ेंगे आगे। गौरांग हमारे साथ बने हुए हैं आज का मुनाफे का फंडा बताने के लिए, आइए उनसे बात करते हैं। मॉर्निंग गौरांग, बताएं आज के 2 स्टॉक्स आपके जो पोर्टफोलियो में होने चाहिए इन्वेस्टर्स के। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, आपका, आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से, और 18 नाउ स्वदेश की पूरी टीम, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और 18 नाउ स्वदेश के दर्शकों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विकल्प के रूप में जो हमने निवेश लायक बुनियादी तर्क के आधार पर 2 स्टॉक्स पसंद किए हैं। पहला है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। ये एक माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है। ज्यादातर इनका कारोबार दक्षिण भारत में होता था, लेकिन धीरे धीरे कारोबार की रणनीति पूर्ण भारतवर्ष में फैला रहे हैं। नतीजे जो पहले तिमाही के आए थे इस वित्तीय वर्ष के, उसको देखते हुए हमने जो हमारे लक्ष्य है उसको ऊपर के तरफ साध दिया है, और मौजूदा जो लक्ष्य हमने लंबी अवधि के लिए निर्धारित किया वो करीबन 1615 का है, 1615 का है। और हमें लग रहा है कि ऋण की मांग तो रहेगी, लेकिन खास करके जो छोटे टिकट साइज के ऋण की मांग होगी वो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, जिसके कारण इनके जो लोन बुक है वो तो ग्रोथ होगी ही, और क्योंकि इनके टिकट साइज छोटे होते हैं तो रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एंड इंटरेस्ट की जो रन रेट है वो 90-95% के आसपास होती है, और एसेट क्वालिटी को लेकर के कोई गुंजाइश बड़ी नहीं होती। तो पहला विकल्प है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, 1615 का लक्ष्य लंबी अवधि के लिए। और दूसरा है ऑटो क्षेत्र से जुड़ी कंपनी जो कि कुछ समय पहले अछूती मानी जाती थी, मैं बात कर रहा हूं टाटा मोटर्स की, और आज की तारीख में मेरे ख्याल से एक बहुत ही शानदार आउट परफॉर्मर के रूप में उभरा है टाटा मोटर्स। जो भी दिक्कतें थी सप्लाई चेन को लेकर के, चिप्स को लेकर के, वो ऑटो क्षेत्र के लिए मेरे ख्याल से काफी हद तक सुलझ गई है। और आने वाले 6 महीने में जिस प्रकार के लॉन्चेस टाटा मोटर्स ने लाइनअप किए हैं, हमें लग रहा है कि एक तो ब्रांड टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, और खास करके जो योगदान हाई एंड लग्जरी जेएलआर यानी कि जैगुआर लैंड रोवर से आएगा, उससे मेरे ख्याल से बहुत ही तीव्र गति से परिस्थिति सुधरेगी। डेट फ्री करने की बात करी है मैनेजमेंट ने, अगर ये विकल्प भी जमीनी स्तर पर लागू हो जाता है और ये मुकम्मल हो जाता है तो मेरे ख्याल से इसकी रेटिंग बढ़िया तरह से होगी। फिलहाल हमने लंबी अवधि के लक्ष्य टाटा मोटर के लिए 740 के आसपास रखा हुआ है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण और टाटा मोटर्स 740 का टारगेट। बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग, आपको भी रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं, और ये दोनों स्टॉक्स बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑटो स्टॉक से जब गौरांग ने टाटा मोटर्स को चूज किया है तो इसी स्पेस से ऑटो एंसिलरी, इसी स्पेस के एंसिलरी स्पेस पर भी बात करते हैं। कई सारे स्टॉक्स जो कि यूरोप में जिनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, और क्योंकि यूरोप की जो कार सेल्स हैं वहाँ की भी जंप करने की फिगर्स आई हैं, यानी कार सेल्स बढ़कर आई हैं। और कई सारे स्टॉक्स हैं, वेरक इंजीनियरिंग, मदरसन सुमी, भारत फोर्ज, फॉर दैट मैटर अपोलो टायर जैसे स्टॉक्स में, क्या इनमें एक सेंटिमेंटल मूव आ सकता है? और हम देख भी रहे हैं कि इन स्टॉक्स में कल भी आप देखें तो कई अच्छी मूव देखने को मिल रही थी। रत्नेश से समझते हैं एक बार। रत्नेश, ये जो स्टॉक्स हम बात कर रहे हैं, चाहे संवर्धना, मदरसन सुमी हो, भारत फोर्ज में तो खैर बहुत सारा वर्टिकल ऑफ बिजनेस डिफरेंट सेगमेंट्स का है, लेकिन कुछ एलिमेंट ऑटो एंसिलरी का भी है। वेरक इंजीनियरिंग स्पेशली आप इस स्टॉक को देखें, इनके चार्ट चेक करके एक बार बताएं कहाँ पर आपको ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे पैटर्न्स दिख रहे हैं? मदरसन सुमी का चार्ट देखेंगे तो डेफिनेटली इसमें कंटिन्यू थोड़ा सा हमको हाई हाई फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल रहा है, तो एक यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है 90 रुपए के आसपास में, तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 85 रुपीज का स्टॉप लॉस भी बहुत पास का बनेगा, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा बैठ सकता है। ऊपर में कहीं ना कहीं इसमें एक 100 रुपए, उसके बाद में फिर 125 रुपए तक के टारगेट हमको होल्डिंग बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। तो आपने जो जिक्र करे ऑटो इंसलरी के, उसमें एक मैं ऐड करना चाहूंगा प्रीकेम का। प्रीकेम एक काफी अच्छा एक ऑटो इंसलरी पैक मुझे लगता है, इसमें काफी एक अच्छा हमको वॉल्यूम एक्टिविटी, रन अवे गैप देखने को मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टॉक रहेगा ये काफी एक अच्छा रिटर्न, अगर कोई होल्डिंग के हिसाब से 6 महीने 12 महीने तो देना चाहेगा तो उसमें एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। इसमें 220 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आने वाले दिनों में रत्नेश जी, कौन सा शेयर बोला आपने सर? प्रीकेम।
प्री कैम, प्रेसिजन कैम, ओके, प्रेसिजन कैम शाफ्ट। जी जी। तो ठीक है सर। ये भी कॉटन सेलरी का स्टॉक है। करेक्ट तो करेक्ट। जो प्रियंका जी ने दिया है उसमें एक मैं ऐड करना चाहता था, इसलिए मेरी तरफ से एक स्टॉक था। तो इसमें भी काफी अच्छी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से 350 350 के टारगेट हमको बहुत ही जल्द इसमें देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो इन दोनों स्टॉक्स पर आप नज़र रखिए। इस बीच एक और स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं, स्कॉट्स कुबोटा, जहां पर कि काफ़ी अच्छी बाइंग पिछले काफ़ी समय से देखने को मिल रही है। स्टॉक में कल भी एक तेज़ी थी, करीब 7% ऊपर और शानदार मजबूती के साथ स्टॉक बंद हुआ और पिछले एक महीने में देखेंगे तो करीब करीब 730 अंकों की तेज़ी स्कॉट्स कुबोटा में देखने को मिल चुकी है। किरण, कैसे लग रहे हैं आपको इस कंपनी के चार्ट्स? अभी भी क्या और तेज़ी के लिए बने रह सकते हैं स्टॉक में? अगर हम बात करें तो कल जो एक मूव आया है, क्लियरली एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, जो 3100 के आसपास के ब्रेकआउट लेवल से। अब जो फ्लैग पैटर्न है उसमें जिस तरह के चार्ट दिख रहे हैं, यहाँ से और भी 300 से 400 पॉइंट की अप मूव आ सकती है। लेकिन जिस तरह के मोमेंटम इंडिकेटर है एक एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन के अंदर है, तो करंट मार्केट प्राइस से तो हम बाय रिकमेंडेशन नहीं देंगे। जिनके पास है वो डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं। जो एक पोजिशनल स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है वो 3000 का है। कोई भी डिप आता है 3100 तक तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। 3000 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और जैसे हमने बताया कि फ्लैग पैटर्न जो दिख रहा है उसके हिसाब से 3500 तक के टारगेट आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको टाइम देना रहेगा। 1 से 2 महीने में 3500 के टारगेट के लिए आप एक्सबुक कुबोटा कोई भी डिप पे बाई कीजिए 3000 का स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो स्टॉप लॉस के साथ अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए अपना मुनाफा प्रोटेक्ट करने के लिए। स्पंदना स्फूर्ति पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये स्टॉक भी हाल फिलहाल खबरों में काफ़ी रहा, हमारी एक्सक्लूसिव खबर भी थी फंड एक्शन की और ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई भी दिया। स्टॉक में तेज़ी आई, लेकिन हम देख रहे हैं लगातार पिछले काफ़ी समय से एक उतार चढ़ाव बना हुआ है स्टॉक में। इस वक्त 800 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। जतिन, क्या व्यू बन रहा है आपका स्टॉक पर? स्पंदना स्फूर्ति पिछले 5 वीक से बिटवीन 775 और ऊपर में 850 860 के जोन में ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये साइडवेज कंसोलिडेशन अभी कंप्लीट हो चुका है। 5 हफ्तों का कंसोलिडेशन एक बहुत ही लंबा समय होता है। हमें लगता है कि यहाँ से एक ऊपर की तरफ रैली जरूर स्टार्ट हो सकती है। तो हमें 750 के स्टॉप लॉस में रख के इसमें बाय करके चला जा सकता है। ऊपर में इनिशियली 875 जो अपर बाउंड्री है और उसके बाद अगर जो सस्टेन करता है तो 925 तक का भी अपसाइड पोटेंशियल है इसमें। तो करंट मार्केट प्राइस पे अगर जो किसी को बाय करना है तो 750 के स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ली जा सकती है। स्पंदन स्फूर्ति पर ये व्यू, लेकिन आयुष आप जरा एक बार ना रिलायंस पर व्यू दीजिए, क्योंकि 24 रुपए के आसपास का भाव आ गया है, लगातार हम प्रेशर देख रहे हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि रिलायंस को अगर लेना है तो कब लेना है। देखिए, डीमर्जर के बाद जो रिलायंस का जो प्राइस बचा था ना वो 2580 का था और वहाँ तक तो छोड़िए, अब उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है, 2400 के आसपास है। कल हमने देखा था कि कल थोड़ी सी कोशिश हो रही थी इसमें पुल बैक की, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाई और दिन के निचले स्तरों के आसपास ही बंद हुआ है। रिलायंस लेना है तो कब लेना है और क्या 2400 के नीचे गया तो दिक्कतें बढ़ेंगी क्या? ऐसे चार्ट संकेत दे रहे हैं क्या? कि अगर आप रिलायंस में देखेंगे तो 2600 के लेवल से स्टॉक में अगर थोड़ा सा देखेंगे डेली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम जैसा फॉर्मेशन बनता हुआ आ रहा है। नीचे रिलायंस का जो लेवल होगा वो तकरीबन 2350 से 60 के आसपास लेने जैसा लेवल है, जो कि इसका 100 डे मूविंग एवरेज भी है। वहां से हम वहां उस सपोर्ट से हम एक थोड़ा सा बाउंस बैक रिलायंस में डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2350 का व्यू लेवल हमें नोट डाउन करना रिलायंस के लिए। 50 इस स्तर पर नजर रखिए रिलायंस के शेयर को लेकर। 9:02 हो रहे हैं। आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं, क्योंकि आज बाजार खुलने के बाद कहां पर एक्शन दिखेगा, कौन से शेयरों में एक्शन स्टॉक्स बताने के लिए आशीषा हमारे साथ हैं। आशीषा बताइए। हाँ, सबसे पहले जोमेटो पर स्ट्रीट की नज़र रहेगी। याद रखें कल बड़ी ब्लॉक डील हुई थी जहां सॉफ्ट बैंक ने अपना स्टेक बेचा था। करीब करीब 1.2% स्टेक बेचा गया था। 950 करोड़ की ये पूरी की पूरी डील थी। लेकिन अब बायर्स के कुछ इंटरेस्टिंग नाम आते हुए नज़र आ रहे हैं, जहां प्रशांत जैन का 3P इंडिया इक्विटी फंड एक बायर है। इसके अलावा IMF, गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली जैसे कुछ फंड्स भी हैं जिन्होंने जोमेटो में स्टेक खरीदा है। तो इस न्यूज़ फ्लो के चलते जोमेटो पर स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा BHEL और NTPC पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। सबसे पहले BHEL की बात करते हैं, जहां कंपनी को थर्मल पावर प्रोजेक्ट
के लिए एनटीपीसी से ऑर्डर मिला है। छत्तीसगढ़ में ये प्रोजेक्ट किया जाएगा, जिसके चलते बीएचईएल पर स्ट्रीट की नज़र रहेगी। और एनटीपीसी ने इसी ऑर्डर के लिए इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया है। करीब करीब 15,530 करोड़ का कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी। 1.6 गीगावाट का ये पूरा पावर प्रोजेक्ट रहेगा, जिसके चलते ये दोनों ही काउंटर्स फोकस में रहेंगे। इसके अलावा नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है 4 सितंबर को, जहां फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे। और लास्टली अजंता फार्मा, जहां कुछ यूएसएफडीए एक्शन आता हुआ नजर आया है। कंपनी को यूएसएफडीए से सीजर ड्रग ट्रीटमेंट के लिए ड्रग की अप्रूवल मिली है, तो बड़ी अप्रूवल है, जिसके चलते अजंता फार्मा पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। स्टॉक्स रहेंगे आज फोकस में, लेकिन साथ साथ एक और शेयर जिस पर अपने एक्सपर्ट्स का व्यू चाहेंगे वो है जोमेटो का, क्योंकि कई फंड्स ने इसमें निवेश किया है। सॉफ्ट बैंक ने हालांकि अपना 1.17% हिस्सा 947 करोड़ में बेचा है, लेकिन कई दिग्गज नाम, प्रशांत जैन की 3P इंडिया इक्विटी फंड ने हिस्सा खरीदा है, IMF, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली ने हिस्सा लिया है। तो बड़े निवेशकों का भी जो इस पर उत्साह है वो बरकरार है और 100 रुपये के पर ये फिर से ट्रेड कर रहा है। कल हमने 100 रुपये के ऊपर जाते देखा इंट्राडे में जोमेटो के शेयर को, और इसके पहले JP मॉर्गन ने या फिर गोल्डमैन सैक्स ने जो टारगेट दिए थे 100 के 105 के, वो हासिल हुए। कल HSBC का इस पर नया लक्ष्य है 120 रुपये का। रत्नेश जी, जोमेटो हालांकि हम देख रहे हैं कि बड़े रनअप ये शेयर दिखा चुका है, लेकिन क्या आपको अभी तेजी शेयर में दिख रही है? 100 रुपये पर भी फ्रेश बाइंग करनी है क्या? बिल्कुल, इसमें डेली वीकली आप चार्ट देखेंगे तो काफी एक बड़ा राउंडिंग फॉर्मेशन हमको देखने को मिला था, जिससे काफी बड़ा टारगेट आता है। तो 115 रुपए तक का टारगेट इसमें मिनिमम हमको देखने को मिल ही सकता है। तो 100 रुपए से लेकर 95 रुपए तक की रेंज में कहीं पे भी मिलता है माल तो जरूर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस भी इसमें आप 85 रुपीज का लगा ले तो पहला टारगेट तो इसमें 115 रुपए का जो सप्लाई है इसकी 4 फरवरी का वहां तक तो सॉरी माफी चाहूंगा मैं, इसका 28 जनवरी का जो 115 रुपए का सप्लाई जोन है वहां तक तो जरूर ये टेस्ट करेगा। जोमेटो को लेकर ये व्यू 100 रुपये पर के ऊपर आज शुरुआत की ये संकेत ये शेयर दे रहा है, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स जिन्होंने कल थोड़ा सा मूड ख़राब करने का काम किया उसके बारे में ज़रा व्यू ले लेते हैं। और HDFC बैंक हम देख रहे हैं कि लैक लस्टर है, वेटेज वाला एक गेम हो गया है। चाहे निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक में करीब करीब 29% के आसपास का वेटेज है HDFC बैंक का। तो HDFC बैंक अगर नहीं चलेगा तो निफ्टी भी थोड़े से ना सुस्त चाल ही दिखाएगा। लेकिन क्या HDFC बैंक को भी लेना है? कल निवेश के लिए हम पूछ रहे थे तो व्यू ये निकल के आ रहा था कि हाँ लेना है, सही भाव पर है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, लेकिन ट्रेड के लिए क्या करना है? इस पर ज़रा आप व्यू दीजिए। रत्नेश, आप ही इस पर व्यू दीजिए। HDFC बैंक 1580, क्या करना है इसमें? HDFC बैंक में थोड़ा सा अपने की एवरेज के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल के आसपास में आ चुका है, पर अभी हालांकि किसी तरह का चार्ट पर रिवर्सल नहीं है। तो शॉर्ट टर्म और नियर टर्म में तो हमको कोई बहुत विशेष तेजी देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, अगर किसी को निवेश के लिहाज से करना है तो 1550 रुपए का 1530 रुपए का लेवल काफी अच्छा है। ये रेंज जो है निवेश के लिहाज से अच्छी रहेगी, तो वहां पे जरूर एक बार ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। बाकी अभी शॉर्ट टर्म में या नियर टर्म में हमको किसी तरीके बहुत जल्दी तेजी देखने को इसमें नहीं मिलेगी। दबाव में तो है ये हैवी वेट, ठीक है, और चार्ट्स भी यही रत्नेश को दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस बीच पैनल पर अब हमारे साथ कुछ वोरा भी बने हैं। कुछ मॉर्निंग, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी रक्षाबंधन की। आप बताएं, हमारा कुछ एक खास सेगमेंट रक्षा सूत्र, जिसके तहत हम चाहते हैं कि हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे व्यूअर्स के लिए एक ऐसा दमदार स्टॉक लाए जो उनके लिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दे पाए, एक रक्षा भी कर पाए। बताएं कौन सा स्टॉक है आपका? हाय प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग। सारे दर्शकों को आपको भी बहुत बहुत बधाई रक्षाबंधन की। देखिए, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी तो बिल्कुल सिनोनिमस है इस दिन के साथ, लेकिन साथ ही साथ नया फंडा जो है वो है ग्रोथ का। अगर हम किसी को या हमारे प्रियजनों को एनेबल कर सकें टू ग्रो, दैट इज व्हाट द स्टेबिलिटी एंड द प्रोटेक्शन मींस इन दीज डेज। उसी के चलते जो मेरा पिक है वो है तेजस नेटवर्क। इस स्टॉक में हमने एक स्टेबिलिटी तो देखी ही है, लेकिन हमने अच्छी खासी ग्रोथ भी देखी है,
जिस तरीके का इसका ओवरऑल सेटअप बनते आ रहा है, और अगर आप थोड़ा सा इसमें फंडामेंटल व्यू भी लेके चले तो यहाँ पे आपको मल्टी बैगर पोटेंशियल रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। सो ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप लेना चाहें तब तो इसमें मोमेंटम है ही, बट मैं कहूंगा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इसमें एंट्री करें तो 975 और 1100 के टारगेट भी ये स्टॉक दिखा सकता है। पोजिशनल बेसिस पे लें तो आपका जो स्टॉप लॉस है ये 750 का रहेगा। तो ग्रोथ और प्रोटेक्शन दोनों ही जो ऑब्जेक्टिव हैं उसके लिहाज से मेरा रक्षाबंधन स्पेशल जो पिक है वो है तेजस नेटवर्क। बिल्कुल, तेजस नेटवर्क तो एक बड़ा मल्टी बैगर इनफैक्ट साबित हुआ है और आपका अभी भी भरोसा कायम है। इनफैक्ट अगर हम पिछले 6 महीने और 1 साल का चार्ट लाकर दिखा पाए तेजस नेटवर्क का, कम से कम 100% गेन मिला है तेजस नेटवर्क में, जिस तरह के इसने मूव चली है। और अभी भी यहाँ से अपसाइड देखते हैं, कुछ फर्दर और यहाँ ऊपर का टारगेट ही दे रहे हैं। ठीक है, तो इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में, ये तो सिर्फ 6 महीने के रिटर्न्स है, लेकिन आप पिछले एक साल में 2 साल में देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, क्योंकि इनके डीमर्जर के प्लान्स भी हैं और उससे जुड़े कुछ अपडेट्स भी निकल कर आए हैं। इनकी EGM कंडक्ट हुई है और साथ ही इनके डायरेक्टर लेवल पर कुछ अपॉइंटमेंट्स भी हुए हैं। हालांकि सारी खबरें अभी वेब डोमेन पर नहीं आई हैं, पब्लिक डोमेन पर नहीं आई हैं, लेकिन बजाज इलेक्ट्रिकल्स में जो पूरे डीमर्जर का ट्रिगर है, एटलीस्ट इसकी जो गिरावट थी जो पिछले कई महीनों से थी, वो अब जरूर थमती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या चार्ट पर रिवर्सल के साइन पैटर्न्स दिख रहे हैं क्या हमारे एक्सपर्ट्स को भी? समझते हैं। किरण से बात करते हैं। किरण, बताएं बजाज इलेक्ट्रिकल्स के एक बार चार्ट चेक करके बताएं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स का हम चार्ट देखें तो जिस तरह से डेली चार्ट हमें देखने को मिल रहा है कि स्टॉक में कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर ये स्टॉक फंसा हुआ है, और जिस तरह के ओवरऑल हम चार्ट्स देख रहे हैं लग रहा है कि नीचे में जब तक ये 1100 का लेवल नहीं ब्रेक होता है तब तक ये रेंज बरकरार है। नीचे में 1100 और ऊपर में 1150। इधर साइड जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है, मुझे लग रहा है ये साइडवेज के अंदर है तो अवॉइड करना चाहिए। तो 1150 के ऊपर आप बाई कीजिए और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1130 का रहेगा। तो कंडीशनल बाई 1150 के ऊपर। ठीक है, तो ये है व्यू बजाज इलेक्ट्रिकल्स पर। चलिए लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं कि क्या खबर है सेगमेंट का, जिसमें आज के लिए क्या खास खबर है बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, वेंकीज़ फोकस में रहने वाला है और हमारे सूत्रों से पता चल रहा है कि वेंकीज़ जो है लॉन्च कर सकती है अपनी ऑनलाइन मीट डिलीवरी सर्विसेज। और शुरुआती दौर पे जो लॉन्च करेंगी तो 2 प्रोडक्ट्स रहेंगे, एक रॉ मीट रहेगी और दूसरी सेमी प्रिपेयर्ड मीट रहेगी। अब इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो मेज़ प्राइजेज़ हैं वो भी करेक्ट किए, लगभग 16% के डोमेस्टिक प्राइसेस 2023 के हाई लेवल से। और ये मेज़ प्राइजेस की करेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है, लगभग 70% रॉ मटेरियल कॉस्ट लग जाता है आपके पोल्ट्री के फीड के लिए। इंपॉर्टेंट बात ये भी कि सेकेंड हाफ FY24 से मैनेजमेंट भी कहा है कि मार्जिन्स में एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिल सकती है। और चैनल चेक्स के हिसाब से हमें पता चला है कि श्रावण सीजन के कंप्लीशन के बाद जो इनकी इंक्वायरीज है इनकी प्रोडक्ट्स के लिए, उसमें बढ़ोतरी देखने मिली है। हालांकि चिकन प्राइसेस जो अभी करंटली है अभी भी हायर लेवल्स पे, क्योंकि अनसीजनल रेनफॉल देखने मिला, इसके कारण जो है कई जगह पे जो है अभी भी जो है आप कह सकते हैं गर्मी बनी हुई है। और स्टॉक अगर बात करें तो स्टॉक लगभग 7% का उछाल रिसेंट लो से दिया हुआ है। और एक डोमेस्टिक ब्रोकिंग हाउस है जो है क्वांटम सिक्योरिटीज़, वो ट्रैक करती है स्टॉक को, उनका बाई रेटिंग रखा है और लक्ष्य रखा है 2270 रुपये का। बिल्कुल, तो वेंकीज फोकस में है। कंपनी के लिए बड़े ट्रिगर भी आपको बताया, सावन सीजन के खत्म होने के बाद एक डिमांड बढ़ने की उम्मीद है और यहाँ पर कुछ खबरें भी निकल कर आ रही है, 0.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। इस बीच हमारे साथ पैनल पर कैटलिस्ट वेल्थ से प्रशांत सावंत भी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। सबसे पहले तो वेंकीज का चार्ट चेक करके बताइए क्या करें स्टॉक में। जी वेरी गुड। अगर मैं वेंकीज की तरफ देख रहा हूँ तो एक जो शार्प फॉल आया था करीबन अगस्त के पहले हफ्ते में, जहां हम 2300 से ऑलमोस्ट 1900 आए थे, तो हम वहां से एक पुल बैक दे रहे हैं। अभी जो कल की क्लोजिंग है वो 1965 की है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से हम कंफर्टेबली, जो हाई था करीबन 2200, इस लेवल तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो आपको पोजिशनली रखना होगा करीबन 1880 1880 तक का, 1870 का भी रख सकते हो और आप होल्ड कर सकते हो फॉर टारगेट्स अराउंड 2200। तो ये वेंकीज पर प्रशांत का व्यू हो गया, लेकिन फटाफट प्रशांत ये भी बता दीजिए कि आज आप शेयरों में कहाँ पर ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं?
जी, 2 स्टॉक जहाँ पे मेरा ध्यान है, एक होगा जे.एन.के बैंक, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा स्पॉट क्लोजिंग बेसिस 80 का, टारगेट में देख रहा हूँ इवेंचुअली 98 से लेके 100 तक के। नेक्स्ट पिक मेरा होगा एक डीसीएक्स इंडिया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा स्पॉट 295 क्लोजिंग बेसिस, यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया जा सकता है और जो टारगेट में देख रहा हूँ इवेंचुअली वो 390 तक के देख रहा हूँ। एक स्टॉक और डिस्कस करते हैं, वो है ड्रीम फोक्स। हमने देखा कि इस स्टॉक में मई से ही कितनी बड़ी चाल आई थी, बढ़कर ये 823 तक गई थी और अगस्त से जो ये स्टॉक टूटना शुरू हुआ है, अब इसके जो लोअर लेवल्स हैं लगभग 15% करेक्ट हो चुका है वहाँ से, जहाँ से अपने पीक से। लेकिन अब जो बात आ रही है, ड्रीम फोक्स एंड लीडिंग वीज़ा सर्विस प्रोवाइडर कोलैबोरेट टू ऑफर कुछ प्रीमियम लाउंज सर्विसेज, डोर स्टेप वीज़ा सर्विसेज इस बिजनेस में भी उतरने की बात कर रहे हैं। क्या यहाँ से एक रिवर्सल, इस न्यूज़ का एक इम्पैक्ट आज स्टॉक प्राइस में दिख सकता है? क्या गिरावट थम सकती है आने वाले दिनों में? एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं, कुछ क्विकली ड्रीम फोक्स के चार्ट चेक करके बताएं। रिबाउंड कर रहा है, गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। आप इसको फ्रेश एंट्री चाहें तो अग्रेसिव ट्रेडर्स 550 के टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 510 के करीब लेके चलें। ड्रीम फोक्स पर कुछ का ये भी बाजार खुलने में 30 सेकंड के आसपास का समय रह गया है और पॉजिटिव लेकिन थोड़ी सी म्यूटेड हम कहेंगे। एक्सपायरी के दिन हालांकि धूम धड़ाका होगा, इंटरडे में बहुत होगा, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। लेकिन शुरुआत थोड़ी सी शांति हम देख रहे हैं। 19,375 पर निफ्टी खुलेगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो कल हमने ऊपरी स्तरों से करीब 600 650 अंक नीचे आते हुए देखा कल के सत्र में। आज वहां पर भी शांत शुरुआत है 44,270 के आसपास। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो फिलहाल ठीक है, आगे कैसा होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बाजार की शुरुआत होगी है, निफ्टी बिल्कुल उसी स्तर पर खुला है। 19,375 पर निफ्टी की शुरुआत हुई है। अगर सेंसेक्स की बात करें तो 65,200 के आसपास सेंसेक्स की शुरुआत होगी है और निफ्टी बैंक खुलने के बाद कमजोरी और गहराती हुई वहां पर। कल हमने देखा था कि एचडीएफसी बैंक में 1% की कमजोरी थी, आईसीआईसीआई बैंक का शेयर कमजोर था, एसबीआई का शेयर कमजोर था, तो वहां से कमजोरी थी। आज 44,200 के आसपास शुरुआत हुई है। तो अभी फिलहाल स्टॉक्स देख लेते हैं, बाकी इंडेक्स की चाल भी देखेंगे। निफ्टी में फिलहाल एक भी शेयर ऐसा नहीं है जहां पर 1% की बढ़त पर शुरुआत हुई है। सबसे ज्यादा तेज आज है हिंडाल्को का शेयर 0.9%। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स में देखने की थोड़ी बाइंग है। एचसीएल टेक का शेयर करीब 0.5% ऊपर है। हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल और फार्मा वाले स्टॉक्स की अगर बात करें तो डीवीज लैब, अपोलो हॉस्पिटल में 0.5% की बढ़त है। मारुति के शेयर में कल तेजी थी, हालांकि ब्रोकरेज हाउस ने की आज एक रिपोर्ट आई थी, सीधे 1,000 रुपए नीचे के टारगेट वो दे रहे हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव शुरुआत है मारुति सुजुकी की। बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो कुछ प्राइवेट बैंकों से जो कि इंडेक्स को अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं, वहां पर ठीक ठाक शुरुआत हुई है। आईसीआईसीआई बैंक में 0.5% के आसपास की मजबूती है। इंडसइंड बैंक में करीब 0.5% के आसपास की मजबूती है। तो बैंकिंग में थोड़ी सी बाइंग है। मेटल में थोड़ी सी बाइंग हम देख रहे हैं कि टाटा स्टील कल की तेजी के बाद आज भी थोड़ी सी ये ऊपर है। हिंडाल्को के साथ साथ ये शेयर भी चल रहा है। लेकिन आईटी में टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक ये शेयर ऊपर हैं। अगर हम और दिग्गजों की बात करें तो एलएनटी के शेयर में आज हम देख रहे हैं थोड़ी सी पॉजिटिव शुरुआत हुई है, हालांकि ये गेन सीमित है 0.5% के आसपास ही। अगर हम वायदा बाजार खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो मदरसन सुमी, जिसकी चर्चा प्रियंका भी कर रही थी, मदरसन सुमी में 1.5% के आसपास की तेजी है। डॉक्टर लाल पैथ लैब वहाँ पर 1.5% के आसपास के मूव्स हैं। मणप्पुरम ये शेयर है करीब 2.25% ऊपर। कल के साथ में हमने देखा था कि कल भी ये शेयर चल रहा था। और इंडिया बुल्स हाउसिंग में जो तेजी की जो चाल है वो बरकरार है। अब धीरे धीरे करके ये 200 रुपये के आसपास इंडिया बुल्स हाउसिंग का शेयर पहुंच गया है। इसके नाम बदलने को लेकर खबरें आ रही हैं, ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी हमने आपको दी थी। और कंपनी अपनी कैटेगरी भी चेंज कर सकती है, जरा इस पर हमारी आगे नजर बनी रहेगी। लेकिन जो गिरने वाले शेयर हैं जरा उन पर नजर डालते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस ये शेयर कमजोर है 1.5%। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अडानी पोर्ट्स के शेयर में करीब 1.5% के आसपास की कमजोरी है। तो अडानी ग्रुप के शेयरों पर थोड़ा सा शुरुआती दबाव हम देख रहे हैं। भारतीय एयरटेल 1% कमजोर है। सिप्ला को लेकर हमने देखा था कि रिपोर्ट अच्छी थी, बर्नस्टीन ने 1262 के टारगेट दिए थे। थोड़ी सी गिरावट पर शुरुआत हुई है, शायद यहाँ पर एंट्री का एक मौका बन सकता है। तो फार्मा स्टॉक्स में दबाव है। सिप्ला के साथ साथ सन फार्मा पर देख रहे हैं कि करीब 0.5% के आसपास की कमजोरी के साथ शुरुआत हुई है। लेकिन आज भी द मोस्ट एक्टिव स्टॉक है टाटा स्टील का। वहां पर हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक रुझान बन रहे हैं। और जब से इसमें हमने स्टॉक स्प्लिट देखी है तब से ये रुझान हम देखते हैं कि अच्छे वॉल्यूम के साथ ये शेयर ट्रेड होता है। लेकिन एक अच्छी चीज जो हम बाजार के हक में कहेंगे वो ये है कि एडवांस डिक्लाइन का रेशियो पूरी तरह से तेजी खिलाड़ियों के पक्ष में है। 1497 शेयर इस वक्त हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं और उसके मुकाबले 303 शेयर हैं लाल निशान में, यानी कि हर एक गिरने वाले शेयरों के मुकाबले
5 गिरने वाले शेयर बाजार में इस वक्त आपको दिखाई देंगे। और आज भी जो लीडरशिप है, कल की तरह हम देख रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स ले रहे हैं। मेटल इंडेक्स लगातार 3 सत्र से चला है और आज भी शुरुआती जो रुझान है वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि शायद ये ट्रेंड अभी बना रहेगा। हिंडाल्को 1.5% ऊपर है और टाटा स्टील में 0.25% के आसपास की मजबूती पर शुरुआत हुई है। लेकिन मिड कैप में, स्मॉल कैप में कहां पर एक्शन है, पूजा बताइए आप। बिल्कुल, इस बीच आपके स्क्रीन पर देखिए 16 विनयार्ड पर एक ब्लॉक डील भी हुई है। 1 करोड़ शेयर्स का सौदा हुआ, करीब 13% इक्विटी और 490 रुपए प्रति शेयर के भाव पर यह सौदा देखने को मिला है। तो ये एक अपडेट, इस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन मिड कैप स्पेस में और जहां पर एक्शन है उसमें जीएफ फाइनेंशियल आज वापस से अपर सर्किट पर कारोबार कर रहा है। आज पैकेजिंग स्टॉक्स में तेजी है। यूफ्लेक्स आज वापस करीब 3% ऊपर दिखाई दे रहा है। डिश टीवी में खबरों के चलते मजबूती है। सुभाष चंद्रा को के पास मालिकाना हक आने की बात की जा रही है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि डिश टीवी करीब 4% ऊपर। आईटीआई में 4% की तेजी। सुजलॉन, अजंता फार्मा, आरवीएनएल, ये स्टॉक्स भी करीब 3 से 4% की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। और उसके अलावा खबरों के चलते आज हम देख रहे हैं काफी सारे स्टॉक्स पे एक्शन है। स्टरलाइट टेक ऊपर है करीब 3%। सीक्वेंट साइंटिफिक और मनप्पुरम फाइनेंस भी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। ये तो हुए कुछ बढ़ने वाले स्टॉक्स जहां पर कि काफ़ी अच्छा एक्शन है। गिरने वाले स्टॉक्स पर नज़र डालें तो अदानी ग्रुप को अभी हमने थोड़ी देर पहले हाईलाइट भी किया। अदानी ग्रीन में भी कमजोरी, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अदानी टोटल गैस सभी आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा टोरेंट फार्मा में वीकनेस है। और कल हम देख रहे थे रियल एस्टेट स्टॉक्स में अच्छी तेजी थी। आज वहां पर थोड़ी सेलिंग प्रेशर आ रहा है। प्रेस्टीज एस्टेट करीब 1 से 1.25% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन आज हम मिड कैप स्पेस में देख रहे हैं कि ज्यादातर स्टॉक्स आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। खबरों के चलते आज काफी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। प्रियंका, आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं? पूजा, बहुत सारे स्टॉक्स जो आप दोनों ने बताए उसमें से कुछ स्टॉक्स तो अमेजिंग तेजी दिखा रहे हैं। हिंडाल्को, इमामी, आप देखें इस वक्त इमामी की कल नोवामा मीट भी हुई थी, वहां से कुछ क्रूशल पॉइंट निकालते हैं। प्रोमोटर अपनी प्लेज को घटा रहा है, वो आई थिंक बाजार को काफी पसंद आ रहा है। आप देखिए 3% की तेजी के साथ इमामी चल रहा है। एफएमसीजी इंडेक्स ने जहां 1-1.5% का रिटर्न दिया, इमामी पिछले कुछ हफ्तों में ही 30% से ज्यादा चल चुका है। लेकिन ओपनिंग ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट्स के लेते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, आइए कुश से बात करते हैं। कुश, प्रशांत और किरण है हमारे साथ और रत्नेश गोयल, इन सबसे बात करते हैं। चलिए प्रशांत से पहले लेते हैं आज ओपनिंग ट्रेड। प्रशांत बताएं, मॉर्निंग कौन से हैं ओपनिंग ट्रेड्स आपके? जी प्रियंका, मॉर्निंग। आई थिंक एक स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो दीपक फर्टिलाइजर है। करीबन 609 पे ट्रेड कर रहा है। 595 के जस्ट नीचे, यानी 594, 592 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस मेरा स्टॉप लॉस होगा। जो टारगेट मैं यहाँ देख रहा हूँ इवेंचुअली वो करीबन 645 से लेके 650 तक। फर्टिलाइजर आपका ट्रेड रहेगा और हम देख रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर स्टॉक में बहुत अच्छा मोमेंटम है, रोल ओवर भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। कुछ आपका ओपनिंग ट्रेड? तो इंसिडेंटली मेरा भी पिक इसी स्पेस से है, जीएसएफसी। कल ये स्टॉक हमने डिस्कस किया था मॉर्निंग में एज वन ऑफ माय पिक्स। 178 के टारगेट के लिए काफी करीब गया था, उसके 177 तक इसमें मूव आई थी। अब इसको आप फ्रेश बाइंग इनिशिएट करना चाहें तो 180 और 184 के 2 टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं इन द नियर टर्म। और स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे आप 172 का लेके चलें। अच्छा खासा हायर हाई का पैटर्न है, ये मोमेंटम यहाँ भी कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, जीएसएफसी पर आज भी आपका बुलिश व्यू बना हुआ है, केमिकल फर्टिलाइजर ना था स्पेस। ठीक है रत्नेश, आपका ट्रेड क्या होगा आज का? मेरी तरफ से भेल रहेगा। भेल में मुझे काफी अच्छा एक मोमेंटम दिख रहा है, जो कल के सत्र में था वो कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। तो भेल में एक अच्छी तेजी करना चाहिए। यहाँ पे 115 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में कहीं ना कहीं 128 रुपए तक के टारगेट हमको आते हुए दिख जाएंगे। और अब बचे किरण का भी ओपनिंग ट्रेड ले लेते हैं। किरण बताएं। सो हमारी तरफ से लॉरस लैब रहेगा। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है। स्टॉक में अगर आप इंट्राडे चार्ट देखोगे तो वहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है। 400 का एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर सस्टेन है। आज की ओपनिंग भी 400 के ऊपर है। सो करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जाएंगे। 390 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 420 तक के टारगेट हम लॉरस लैब में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लॉरस लैब किरण के रडार पर। लेकिन इस बीच अडानी ग्रुप में जो कमजोरी जो आज हम देख रहे हैं अडानी ग्रुप के शेयरों में, तो अडानी ग्रुप की सफाई आई है। उनका यह कहना है कि फिर से लगाए गए जो पुराने आरोप हैं उनको सिरे से हम खारिज करते हैं और न्यूज़ रिपोर्ट अडानी ग्रुप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। और उन्होंने ये भी कहा है कि न्यूज़ रिपोर्ट सोरोस और विदेशी मीडिया की ये संगठित चाल है। जॉर्ज सोरोस की वो बातचीत कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि हालांकि कमजोरी है अडानी ग्रुप के शेयरों में। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी पावर, अडानी विल्मर, सारे के सारे शेयर आज आपको कमजोरी के साथ ये ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अच्छी चाल दिखी है। हम ये सुबह चर्चा भी कर रहे थे कि
जब बाजार ने रिकॉर्ड हाई बनाया था 20,000 के आसपास जब निफ्टी पहुंचा था, उसके बाद से बहुत सारे शेयर तो नहीं चले हैं, लेकिन जो चले हैं उसमें अडानी एंटरप्राइजेस का भी नाम है। 10% के आसपास की तेजी हमने देखी है। और ये क्लैरिफिकेशन हिंडनबर्ग के जब आरोप जब लगे थे कंपनी पर, जो कि यूएस का शॉर्ट सेलर है, उसके बाद हमने एक कह सकते हैं कि भारी भरकम हमने गिरावट देखी। GQG पार्टनर्स जैसे जब निवेशक आए, उन्होंने पैसे डाले अडानी ग्रुप की कंपनियों में, निवेशकों का फिर उत्साह बना और हमने लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखी। अडानी एंटरप्राइजेस 1,000 रुपये के आसपास शेयर चला गया था, 400 के नीचे चला गया था अडानी पोर्ट्स का शेयर। तो ये शेयर वहाँ से कम देखने की अभी डबल होकर कारोबार कर रहे हैं। तो अडानी ग्रुप के शेयरों को लेकर ये सफाई ज़रूर आ गई है। लेकिन इस बीच जियो फाइनेंशियल के शेयर को आप देखिए। जियो फाइनेंशियल लगातार तीसरे दिन हम देख रहे हैं कि अब ये अपर सर्किट, और वो लोग जो बैठे हुए थे कि शायद हमें 160-80 की रेंज में शायद शेयर मिले, या फिर जो बुक वैल्यू थी 185 रुपये के आसपास की, शायद वहाँ शेयर मिल जाए, वो वेट करते रहेंगे। और बाजार में ये कहा जाता है कि आपको मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये जो उत्साह बना है, ये बना है कि जब ये खबर आई कि रिलायंस के प्रमोटर शेयर खरीद रहे हैं जियो फाइनेंशियल की, और हमने ये खबर सबसे पहले दी थी टीनो स्वदेश ने। उसके बाद हम जियो फाइनेंशियल में लगातार हम ये तेजी का सत्र देख रहे हैं। 261 रुपये 85 पैसे ये था डिस्कवर्ड बेस प्राइस। लिस्टिंग 265 पर हुई। उसके बाद शेयर को हमने 200 रुपये के बेहद करीब तक गिरते हुए देखा, लेकिन उसके बाद अच्छा मोमेंटम ये जियो फाइनेंशियल के शेयर में हम देख रहे हैं। और टीनो स्वदेश की खबर का ये असर हम कहेंगे कि आपको न सिर्फ हमने बिल्कुल समय से आगाह कर दिया, बल्कि आपको हमने मौके भी बताए कि अब ये शेयर शायद चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसमें प्रमोटर अगर बाइंग करता है किसी शेयर की, किसी अपनी कंपनी के शेयरों की, तो निश्चित तौर पर जो छोटे निवेशक होते हैं उनका भी उत्साह उस शेयर पर बढ़ जाता है। और वो हमने केस जियो फाइनेंशियल के शेयर में देखी है। हालांकि एजीएम में जो कमेंट्स आए थे उसमें भी कंपनी ने के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने ये कहा था कि बड़ी पार्टनरशिप करने की योजना है। ब्लैक रॉक के साथ वो जीवी कर चुके हैं एएमसी कारोबार के लिए, यानी कि म्यूचुअल फंड के कारोबार के लिए, और इंश्योरेंस में जिसमें कि जनरल इंश्योरेंस होगा, हेल्थ इंश्योरेंस होगा, लाइफ इंश्योरेंस होगा, सबके लिए बड़े ग्लोबल पार्टनर्स की कंपनी तलाश कर रही है। हालांकि बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा सफाई पर इनका नहीं है, लेकिन हेड हंटिंग हो रही है इंश्योरेंस बिजनेस की, ये बात अब पूरी तरह से निकल कर आई है। जो एजीएम में निकला कि अब इंश्योरेंस बिजनेस में जल्दी उतरेंगे, हेड हंटिंग तो शुरू हो चुकी है। तो वो दिक्कत ये है कि जो लोग बैठे हुए थे ना, कि जिनको चाहिए था 200 रुपए के नीचे का भाव, वो थोड़े से निराश बाजार को होंगे। वही बात है, बॉटम फिशिंग का आपको नहीं पता, टाइम नहीं कर सकते आप बाजार को। जब मौका मिले अच्छे स्टॉक्स में आपको उतर जाना चाहिए। यही मयूरेश अगर हमारे साथ हैं तो मयूरेश से हम ये जानना चाहेंगे। मयूरेश जी, जियो फाइनेंशियल अब ये तेजी की चाल ने इसमें शुरू हो गई है सर, क्या सलाह आप देंगे? जियो फाइनेंशियल आपको लगता है कि इसको स्थिरता मानेंगे, क्योंकि हमने लगातार लोअर सर्किट और उसके बाद अभी लगातार अपर सर्किट, तो हालांकि इसको स्थिरता तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा सेंटिमेंट के लिहाज से चीजें पॉजिटिव जरूर हो रही हैं। आपका इस पर क्या विचार होगा, क्या करना चाहिए अभी? बिल्कुल सेंटिमेंट्स के हिसाब से बहुत पॉजिटिव हो रही है। 2-3 चीजें जो एजीएम से निकल के आई, एक आई थिंक जो कैपिटलाइजेशन है जियो फाइनेंशियल का, ये बहुत तगड़ा है। तो जो पेरेंट इन्फ्यूज कर चुकी है कैपिटल, और जो एक प्रमोटर बाइंग वापस हुई है, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट दर्शाता है स्टॉक की तरफ। दूसरा आप देखिए, जो मैनेजमेंट टीम आई है, एक्सपीरियंस बैंकर्स, 40-50 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इंडिविजुअली, ये बहुत एक बड़ी स्ट्रेंथ देती है इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल आर्म इटसेल्फ। और जो एक झलक दी है इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे विल बी गेटिंग इनटू इंश्योरेंस बिजनेस, जैसे आप डिस्कस कर रहे थे, बोथ लाइफ नॉन लाइफ, टाइंग अप विद अ मेजर ग्लोबल प्लेयर, ब्लैक रॉक के साथ एसेट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, वो डिजिटल बैकिंग जो ये प्लेटफॉर्म के पास होगी, बिकॉज दिस विल बी अ डिजिटल एनेबल्ड प्लेटफॉर्म, जिससे रीच काफी आसान होगी फ्रॉम एन ऑनलाइन पर्सपेक्टिव और एन ऑफलाइन पर्सपेक्टिव। रिलायंस रिटेल obviously will be abetting a huge amount of growth in terms of customer penetration as well, जो एक कस्टमर बेस उनके पास ऑलरेडी है। तो काफी मुद्दे इनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, इसलिए जो रैंप अप होगा ये काफी फास्टर होगा रिलेटिव टू अदर प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ डिबेट हमेशा रहेगा, क्या वैल्यूएशंस बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, चोला जैसे स्टॉक्स के पास रहने चाहिए जियो फाइनेंशियल के, व्हिच हैज नॉट इवन स्टार्टेड, और ये सारे कंपनीज ने विद अ गुड पेरेंटेज स्पेंट इयर्स इन द मार्केट पेनिट्रेटिंग द एनबीएफसी स्पेस। आई थिंक अगर वैल्यूएशंस की आर्गुमेंट एक साइड रख दे तो काफी सेंटिमेंटल ट्रिगर्स हैं जो स्टॉक प्राइस दर्शा। ठीक है, जियो फाइनेंशियल पर ये भी, लेकिन जरा मिड कैप पर फिर से नजर डालेंगे, और नजर जाए भी क्यों ना, क्योंकि जो असली एक्शन है ना,
हम सुबह चर्चा भी कर रहे थे कि शायद इंडेक्स में वो मूव ना दिखे। आप देखिए बिल्कुल फिर से एक रेंज में आके फंस गया। एक्सपायरी है बावजूद इसकी हम देख रहे हैं कि 19,333 पर थोड़ा सा कमज़ोर है निफ्टी बैंक में 70-72 अंकों के आसपास की नरवी है, तो रेंज में है। लेकिन एडवांस डिक्लाइन का रेशियो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाजार में स्ट्रेंथ कितनी है, और वो स्ट्रेंथ आपको दिखेगी मिड कैप में और स्मॉल कैप के शेयर में। क्योंकि अगर हम इस साल अगर देखेंगे तो निफ्टी में करीब करीब 6-7% के आसपास रिटर्न बने हैं। अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो उसके 3 गुने से भी ज़्यादा करीब 24-25% स्मॉल कैप शेयर चले हैं। और उसमें जरा एक बार अतुल ऑटो को आप स्क्रीन पर लेकर आइए। इसके अलावा हम शक्ति पंप्स को फिर से आज देखेंगे क्योंकि ये दोनों शेयर कल के सत्र में चल रहे थे। अतुल ऑटो देखिए 6 महीने नहीं, आप 1 महीने का चार्ट लेकर आइए, फिर आपको और बढ़िया तस्वीर दिखेगी। क्योंकि ये शेयर 450 रुपए के भाव से चल के अब ये 600 रुपए के ऊपर निकल गया। देखिए 1 महीने में 60% का भारी भरकम ये रिटर्न कमा कर दिया है इस शेयर ने। रत्नेश जी, अतुल ऑटो आप थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए सर। और जिन्होंने मान लीजिए 400 रुपए 350 की रेंज में एंट्री ली होगी, क्या वो प्रॉफिट बुकिंग कर लें या फिर शेयर अभी और चलेगा? ऐसे संकेत आपको मिल रहे हैं? अतुल ऑटो में थे जिन्होंने अगर 400-450 रुपए के उसमें एंट्री ली है तो उनको तो घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से तो स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहे, और इस मध्य में भी जो स्टॉक ऐसा आउट परफॉर्म कर रहा है उसकी तेजी का मजा लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा ले 560 रुपए का, वो स्टॉप लॉस से अपनी तेजी को ट्रेल करे। ऊपर में कहीं ना कहीं इसमें टारगेट हमको बहुत ही जल्दी 680 रुपए तक के लिए देखने को मिल जाएंगे। तो स्टॉप लॉस बना के लगा के बिल्कुल बने। अतुल ऑटो स्टॉप लॉस लगा के बने रहने की राय। यूफ्लेक्स पर प्रशांत आप सजेस्ट करिए। अभी आज भी तेजी है, कल भी पैकेजिंग स्टॉक्स में हम तेजी देख ही रहे थे और इसके फंडामेंटल्स भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, बट आज भी ये जो बाइंग नजर आ रही है, क्या करें? टारगेट्स आप आगे के लिए क्या देख रहे हैं स्टॉक में? जी, यहाँ पर मुझे क्लियर कट बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ब्रेकआउट नजर आ रहा है, बट मैं इस लेवल पे एंट्री करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल रहूंगा। अगर ये स्टॉक डिप कर जाए करीबन 475 तक कभी भी अगले कुछ दिनों में, तो एक अच्छा लेवल होगा। बट जिनके पास पोजीशन है वो थोड़ा दूर स्टॉप लॉस रखें, अराउंड 470 के आसपास, और ट्रेल करें। प्रॉफिट बुकिंग की जल्दबाजी मत कीजिए, अच्छी मूव शुरू हो चुकी है तो उसको डेफिनेटली उसका ट्रेल करके बेनिफिट लीजिए। फ्रेश एंट्री में थोड़ा वेट करूँ। ठीक है, तो ये है यूफ्लेक्स पर राय। इस बीच कुछ और भी स्टॉक्स जहां पर की एक्शन दिख रहा है, उसमें एक बार अजंता फार्मा के स्टॉक पर भी नज़र डालते हैं। कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है यूएस एफडीए की तरफ से एक ड्रग के लिए। स्टॉक में तेज़ी थी सुबह, लेकिन अब वहाँ से थोड़ा नीचे आ चुका है। प्री ओपन सेशन में भी हमने देखा था अच्छी बाइंग थी, लेकिन अब ऊपर से थोड़ा मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिल रही है। अजंता फार्मा पर जतिन आप सजेस्ट करिए, क्या करें? ओके, राइट, कुछ आप सजेस्ट करिए। जतिन हमारे साथ नहीं है अभी। कुछ आप सजेस्ट करिए, जनता फार्मा के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? तो एक अच्छा हमने आते हुए देखा था, बट यहाँ पे अब देखिए जो 1800 का ये लेवल है, इसको ये रेसिस्ट कर रहा है। तो मैं कहूंगा एग्जिस्टिंग पोजीशन जिनकी हो वो होल्ड करके चलें। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लेके चलें करीबन 1720 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास का। अभी ये 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी स्लिप हुआ है, तो हो सकता है कि ये प्रेशर इसमें बना रहे। कोई भी फ्रेश तेजी अगर आप इसमें देखें तो वो 1800 के बाद ही आपको उसका कंफर्मेशन मिलेगा। तो फ्रेश एंट्री ना लें, एग्जिस्टिंग पोजीशन 720 टू 1700 के जो जोन्स हैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा के इसमें आप बने रह सकते हैं। फ्रेश पोजीशंस फिलहाल अवॉइड करें। आपको अवॉइड करने की सलाह दी जाती है जनता फार्मा के शेयर में। लेकिन मयूरेश जी, हम देखने की अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं थोड़ी सी वहाँ पर कमजोरी है, और सभी के सभी जो इनके लिस्टेड शेयर हैं जिनकी संख्या 10 के आसपास है, ये आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अडानी एंटरप्राइजेज 2.5% कमजोर हो गया है, अडानी पोर्ट्स में 2% के आसपास की कमजोरी है, अडानी पावर, विल्मर, ये सारे के सारे शेयर कमजोर है। इसके अलावा एसीसी, अंबुजा, एनडीटीवी जो उन्हीं के ग्रुप के पार्ट हैं, ये भी वहाँ पर भी हम आज गिरावट देख रहे हैं। एसीसी का शेयर अब है करीब 1.5% नीचे, और अडानी पावर में हम देख रहे हैं कि 3.5% के आसपास की कमजोरी है। अडानी पावर पर आप व्यू दीजिए, क्योंकि ये शेयर ने बहुत तेज़ी से ये ऊपर गया था, लेकिन ऊपरी स्तरों पर जाके अब हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी अब ये कंसोलिडेशन वाले फेज में जा रहा है, या फिर इसमें कमजोरी गहरा रही है। अडानी पावर फिर से कहां पर आ जाए
तो आपका कन्विक्शन थोड़ा सा बढ़ेगा खरीदारी करने के लिए। क्या 300 वो सही भाव होगा नरेश जी? नहीं, आई थिंक आई विल वेट आउट। ऑब्वियसली आई थिंक जो सेबी ने जो रिपोर्ट दर्ज की है उसका क्या निकल के आता है ये देखना बहुत अहम होगा ये पूरे ग्रुप के लिए। एंड लुकिंग एट दैट पर्सपेक्टिव ओनली, मुझे लगता है काफी स्टॉक्स पे रिएक्शन बेस्ड ऑन द रिपोर्ट आएगी। क्या वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गए हैं अडानी पावर के लिए एट दिस जंक्चर? वैल्यूएशंस डेफिनेटली अट्रैक्टिव हो चुके हैं, बट रिपोर्ट से क्या निकल के आता है, आई थिंक दैट इज अ सोल हिंजिंग फैक्टर जहां पे एक मैसिव रिएक्शन आ सकती है सारे ग्रुप स्टॉक्स के। इसलिए आई थिंक वेट एंड वॉच की रणनीति बेटर होगी फॉर ऑल दीज स्टॉक्स। ठीक है, हाँ बिल्कुल। लेकिन इस बीच आप इमामी को देखें, आज टॉप गेनर है। कल होटल स्टॉक्स अच्छे खासे चल रहे थे, आज इंडियन होटल्स में आपको अच्छी मूव दिख रही है, और साथ ही पूना वाला फिनकॉर्प, वहाँ पर आपको फिर से एक मूव दिख रही है। तो मिड कैप स्टॉक्स में जहाँ जहाँ एक्शन दिख रहा है, क्या वहाँ तेज़ी और बढ़ सकती है? कौन सा स्टॉक सबसे अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जहाँ ट्रेडिंग गेट्स बेटर मिल सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से? एक बार प्रशांत से समझते हैं। प्रशांत, इमामी, गिवन अ चॉइस, इमामी या फिर होटल स्टॉक्स में इंडियन होटल्स? आई थिंक प्रियंका, इंडियन होटल्स काफी रन अप हो चुका है। अभी एक मिडवे एंट्री होगी एंड बहुत इमोशनल एंट्री होगी तो अवॉइड करनी चाहिए इस लेवल पे। बट डेफिनेटली ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे चुका है कल, और यहाँ पे हर डिप बाय की जा सकती है। इमामी की जहां तक बात है, ये एक अच्छे लेवल पे आया है, करीबन 528 529 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप 514 510 के रेंज में स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हो, और मुझे लग रहा है इसका नेक्स्ट जो लेवल होना चाहिए वो करीबन 560 565 तक ये जा सकता है। हिंदुस्तान कॉपर, हमने देखा इसमें अच्छी मूव है, फिर से आपके वही ट्रिगर्स डिसइन्वेस्टमेंट के हावी हो जाते हैं, लेकिन स्टॉक जब चल रहा है तो व्हाई नॉट टू राइड इट? लेकिन क्या नई एंट्री बनाना इन लेवल्स पर अब रिस्की हो गया? कुश, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। वेल एक्चुअली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो ये एंट्री पॉइंट्स हैं ये थोड़े अट्रैक्टिव हो गए हैं, क्योंकि ये ओवरहीटिंग के तरफ चला गया था। हम जानते हैं कि काफी समय से ये स्टॉक एक शार्प अपमूव दिखा चुका है, और फिर अगर आप देखें तो इसमें एक एफएनओ बैन काफी समय से लगा हुआ था। अब उन सब फैक्टर्स के बाद स्टॉक में एक अच्छा डिप आया है, बट देन दैट डिप हैज बीन बॉट इनटू, और मोमेंटम इंडिकेटर पे फिर से एक अपस्विंग यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक नई रैली की शुरुआत होती हुई आपको नजर आएगी। तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री लें 165 और 172 के दो टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आपका रहेगा 150 के करीब, जहां पे स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है। तो वॉलेटिलिटी के चलते स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है, बट जिस तरीके का मोमेंटम हमने देखा है वो रिपीट हो सकता है, और 172 तक के लेवल्स भी स्टॉक के आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है। ठीक है, तो ये है व्यू हिंदुस्तान कॉपर पर। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते और एक और इम्पॉर्टेंट खबर का रुख करते हैं और नज़र डालते हैं इस बार के मॉनसून पर। इस साल अगस्त की बात करें तो 122 सालों में सबसे ज़्यादा सूखा रहा। हालांकि काफ़ी अनइवन भी था, हमने देखा कि कुछ कुछ राज्यों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो अगस्त में सामान्य से 33% कम यहाँ पर बारिश देखने को मिली। लेकिन अब सितंबर में किस तरह की चाल रह सकती है मॉनसून की, क्या वहाँ पर रिवाइवल की उम्मीद करें, कैसी स्थिति रहेगी? बात करने के लिए हमारे साथ स्काईमेट के महेश पलावत जी जुड़ चुके हैं। महेश जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और इस टॉपिक पर हमसे बात करने के लिए। मॉनसून पर आपसे एक अपडेट लेना चाहेंगे। अभी तक अगस्त में अगर बात करें, किस तरह से आपने मॉनसून की चाल को एनालिसिस किया, क्या कहना है आपका, और सितंबर में किस तरह की प्रोग्रेस देख रहे हैं आप? देखिए, अभी तक अगस्त में जैसे ही अगस्त की शुरुआत हुई थी तभी से अल नीनो का इम्पैक्ट दिखाई देने लग गया था, और जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है वो फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज में चली गई थी। उससे क्या हो रहा था कि जो हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल थी वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हो रही थी, तो वहां पर काफी ज्यादा तबाही हुई थी। लेकिन क्योंकि वेस्टर्ली विंड थी ज्यादातर इंडिया में, तो उससे क्या हुआ था कि नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट इंडिया में बारिश कम हुई थी। हालांकि बीच बीच में ईस्ट यूपी और ईस्ट एमपी के साथ साथ बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन ओवरऑल जो इंटेंसिटी थी वो काफी ज्यादा कम थी। तो जैसे आपने बताया कि काफी ज्यादा अभी पिछले 122 सालों में सबसे ज्यादा सूखा है ये जो अगस्त है, और आगे भी अगर देखें तो अल नीनो का इम्पैक्ट जारी रहने की संभावना है, और अभी तक जो इतना लंबा ब्रेक मानसून चल रहा था वो आगे भी चलता रहेगा।
लेकिन ऐसा है कि एक लो प्रेशर एरिया बन सकता है बंगाल की खाड़ी में, जो सितंबर के शुरुआती दौर में बनेगा, 2 या 3 सितंबर के आसपास बनेगा, और वो फिर वेस्टर्ली डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा कि गंगे पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ के कुछ इलाके और पूर्वी जो मध्य प्रदेश है, वहां पर अच्छी बारिश हो सकती है। और इसका इम्पैक्ट 6 या 7 सितंबर तक ईस्ट जो राजस्थान है वहां तक भी हल्का फुल्का दिखाई देगा, लेकिन पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और नॉर्थ वेस्ट इंडिया जैसे कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सूखे ही रहने वाले हैं। जी ठीक है। महेश जी, चूंकि कृषि के लिहाज से जो कुछ जरूरी राज्य हैं वहां पर आंकड़े भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है अगस्त में, मतलब 90% कम, गुजरात में, केरल में 89% कम, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश यहाँ पर भी सामान्य से बहुत ज़्यादा कम बारिश हुई है। अब चूंकि अगस्त का आज आखिरी दिन है, कल से सितंबर की शुरुआत हो जाएगी, क्या उम्मीद करके चलें कि ये जो डेफिसिट रही है क्या इसकी भरपाई सितंबर के महीने में आपको होती दिख रही है, या फिर इन इलाकों में बेरुखी भी जारी रहेगी मानसून की? देखिए, इन इलाकों में कोई भी उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही। हालांकि जो मध्य प्रदेश के जो जैसे मैंने बताया कि पूर्वी मध्य प्रदेश है, वहां पर कुछ वेदर एक्टिविटी अच्छी हो सकती है 4-5 दिन के लिए, तो उससे भरपाई नहीं हो पाएगी। और सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है जो नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री है, जैसे कि गुजरात और राजस्थान की आपने बात की। वो जून और जुलाई में उन्होंने अच्छी बारिश देखी थी, क्योंकि साइक्लोन वेपर जो आया था तो गुजरात से होते हुए राजस्थान तक आया था उसका इम्पैक्ट, और जुलाई में भी अच्छी बारिश हुई थी, तो काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला और उसी समय लोगों ने सोइंग काफी ज्यादा कर दी थी। लेकिन उसके बाद अगस्त काफी सूखा निकला, और सबसे बुरी और या बदकिस्मती की बात यह है कि अभी भी जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है और गुजरात है, राजस्थान और महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों के साथ साथ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरल, ये सारे इलाके सूखे ही रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई भी उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही है सितंबर के महीने में। जी, ये चिंता की बात है कि जहां पर सूखी जैसी हालात बन रहे हैं, शायद वहां पर वो स्थितियां थोड़ी सी और दिक्कतें पैदा करें। लेकिन महेश जी, जो धान की अगर हम बात करें उनकी सोइंग के लिहाज से वेस्ट बंगाल, उसके बाद झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका, यहाँ पर भी मैं देखा था कि बारिश को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें थी। हालांकि सोइंग तो खत्म हो गई होगी, लेकिन फिर भी धान की फसल ऐसी होती है कि पानी चाहिए होता है और हर जगह कैनाल्स है नहीं। तो क्या उम्मीद करें कि उन इलाकों में थोड़ी सी स्थिति, हालांकि अगस्त में बेहतर हुई थी, जुलाई तो पूरा ही सूखे की स्थिति थी वहां पर भी, अगस्त में थोड़ी स्थिति बेहतर हुई थी, क्या ये कंटिन्यू रहेगा, थोड़ी राहत वहां मिलती रहेगी? देखिए, अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा राहत तो नहीं है, अभी भी वो रेन डेफिशिएंट चल रहे हैं वो इलाके। लेकिन क्या है कि जब भी पिछले, जैसे कि हमने देखा था 15 दिनों में क्या हो रहा था कि जो लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बन रहा था, वो पहले क्या होता था कि राजस्थान और गुजरात की तरफ जाता था वेस्टर्ली डायरेक्शन में। लेकिन अब क्योंकि वेस्टर्ली विंड चल रही है, पश्चिमी हवाएं उसको रोक रही हैं, तो क्या हो रहा है कि वो जब मध्य प्रदेश तक पहुंच रहा है तो उसको फिर से रिकर्व किया जा रहा है। पिछले 2-3 वेदर सिस्टम उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ गए थे, जिसके कारण वहां बारिश हुई थी। तो ये जो लो प्रेशर एरिया बनेगा, इसका भी ऐसा ही अंदाजा लग रहा है कि 5-6 सितंबर के बाद ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बारिश दे सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश नहीं देगा। लेकिन जो सूखे जैसे हालात है वहां पर कुछ राहत जरूर मिल जाएगी, और जो पानी की कमी है यानी कि जो फसलों को अभी पानी की जरूरत है, वो कुछ हद तक वहां पर मिल जाएगी। पूरी तरह सूखे के हालात वहां नहीं रहने वाले हैं, तो वहां के किसानों के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि झमाझम बारिश होगी, लेकिन कुछ बारिश हो सकती है। लेकिन पश्चिमी, जैसे मैंने बताया कि उन इलाकों में कोई भी उम्मीद नहीं है। जी, यानी थोड़ा सा मुश्किलों भरा समय आगे भी रह सकता है कुछ कुछ इलाकों में। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी आज समय देने के लिए, और ये सारे व्यूज़ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए अब तक बहुत बहुत शुक्रिया। तो बारिश ने तो, मानसून ने तो खैर काफ़ी सारी पहले चिंताएं रही हैं कि सामान्य मानसून नहीं रहेगा, एल नीनो रहेगा, उसके बाद सामान्य मानसून की भी बात हुई। इनफैक्ट एक्सेस में रेनफॉल शुरू हो गई थी जून जुलाई में ही, अगस्त में डेफिसिट पड़ा, और अब सूखी जैसी कई जगहों पर बात भी है। ठीक है, लेकिन और यही वरीज आई थिंक बाजार पर दिख भी रही हैं। लेकिन स्पीच जिन जिन स्टॉक्स में इस वक्त मूव दिख रही है पिछले कुछ मिनटों में, उन पे क्या फर्दर ट्रेड बनता है, इसे डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि जो पिछले कुछ मिनटों में ट्रेड्स में जो स्टॉक्स ऊपर आए हैं उसमें लार्ज कैप्स में HCL टेक जैसे स्टॉक्स हैं, बैंक्स में एक्सिस, कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स हैं। क्या IT स्टॉक्स आज अच्छी रेजिडेंस दिखा भी रहे हैं? चाहे मिड कैप नेम्स में भी आपको फोर्ज और बिरला सॉफ्ट जैसे नाम ले, लार्ज कैप में कल टेक महिंद्रा अच्छा चल रहा था, आज HCL टेक पर बेट करना क्या एक वाइज चॉइस होगी? प्रशांत कुछ है हमारे साथ, कुछ क्या HCL टेक पे, क्योंकि वहां नैस्डैक की भी जिस तरह की मूव दिख रही है, क्या IT स्टॉक्स पर इस वक्त बेट करना ठीक रहेगा? वो पहले का बेचा ना बैंक निफ्टी कर रहे हैं बिल्कुल प्रियंका, जी बताएं।
जी हाँ, बिल्कुल प्रियंका, देखिए इन स्टॉक्स में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड हमने देखा ही है, और जैसा कि आपने सही बताया, नैस्डैक में जो मूवमेंट आया है, हालांकि काफी अनरिलेटेड होते हैं, बट हम एक सेंटिमेंटल रब ऑफ बिल्कुल क्लियरली देखते हैं, तो वो पॉजिटिव इफेक्ट आपको सभी आईटी स्टॉक्स पे देखने मिल रहा है। एचसीएल टेक डेफिनेटली एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है। हालांकि 1200 का जो लेवल है, ये किसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है मीडियम टर्म। आप देखें तो पिछले 2 से ढाई महीनों में 2 से 3 अटेम्प्ट हुए हैं उसको क्रॉस करने के, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉचफुल हो जाना इज नॉट अ बैड आइडिया। तो 1200 तक के लेवल्स के लिए अगर कोई बहुत नियर टर्म छोटे टारगेट्स के लिए ट्रेड करना चाहे तो आप ले सकते हैं, वरना मैं कहूंगा फिलहाल इसको थोड़ा अवॉइड करें। 1200 के ऊपर इसमें आप बड़ी तेजी देखेंगे, जो 1260 और 1300 के लेवल्स तक भी स्टॉक को लेके जा सकता है। तो बिल्कुल मेरे रेडार पे रहेगा, बट 1200 के ऊपर मैं इसमें फ्रेश बाइंग इनिशिएट करूंगा। इनफैक्ट आज का जो मेरा मॉर्निंग का एक पिक था, परसिस्टेंट सिस्टम्स, जो हम शायद डिस्कस नहीं कर पाए थे, वो टारगेट 1 के करीब है, 50 to 50 का टारगेट था। अब किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन हो या फ्रेश एंट्री भी लेना चाहें, तो 5375 के सेकंड टारगेट के लिए इसे आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को आप अब प्लेस कर दीजिए 52 के करीब, 5200 के करीब। तो ओवरऑल मोमेंटम इसमें है, रेजिस्टेंस के ऊपर निकल चुका है, तो यहाँ पे आप एक अच्छी बड़ी तेजी आते हुए देख सकते हैं। तो 5370 के टारगेट के लिए बाय करें, 5200 या थोड़ा नीचे 5180 के करीब अपना स्टॉप लॉस लेके चले। परसिस्टेंट पर आप यहाँ पर बेट करना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन इस बीच हमारा खास सेगमेंट ऑप्शंस का चैंपियन अक्षय भागवत है हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। मॉर्निंग अक्षय, बताएं आज का ट्रेड आपका। गुड मॉर्निंग। तो आज का जो ऑप्शंस का चैंपियन के लिए ट्रेड है वो है हिंडाल्को मेटल क्षेत्र से, और वो बाय की तरफ है। हमारा मानना है कि मेटल क्षेत्र में काफी मजबूती देखने को मिली है जुलाई सीरीज में, और ये मजबूती अगस्त सीरीज में, और ये मजबूती सितंबर सीरीज में कैरी फॉरवर्ड होगी। तो हिंडाल्को में जो टेक्निकल स्ट्रक्चर देखे तो 450 का बेस सेटअप हो रहा है, और हमारा मानना है कि जल्दी सितंबर फर्स्ट वीक तक आपको 480 तक ऊपर में टारगेट मिल जाएंगे। तो इसे आप ऑप्शन के जरिए अगर रणनीति बनाएंगे तो एक वैनिला बाय कॉल की रिकमेंडेशन है 470 ओटीएम कॉल में, वो करीबन 13 से 13.5 के रेट में अभी कोट हो रही है। तो उसको बाय करनी है फॉर अ टारगेट ऑफ 21 एंड द सेकंड टारगेट ऑफ 23। स्टॉप लॉस ये ट्रेड में बनेगा 9 रुपए का। तो लॉट साइज इसका है 1400। तो इसके हिसाब से अगर मैं टारगेट और स्टॉप लॉस का एब्सोल्यूट गेन और लॉस कैलकुलेट करूं तो मैक्सिमम प्रॉफिट बनेगा 14,000 का, और स्टॉप लॉस बनेगा 7,000 रुपीज का। ठीक है, तो हिंडाल्को 470 की कॉल खरीदने की राय 13 रुपए पे मिल रही है। अधिकतम नुकसान 7,000 का हो सकता है, इस पर आप नजर रखिए। और फायदा भी हम आपको बताते हैं 14,000 रुपए के आसपास का फायदा भी हो सकता है। इसी के साथ ही साथ एक डिस्क्लेमर भी आपको बता देते हैं। एफएनओ में एक रिस्की ट्रेड होता है, ज्यादातर लोगों के यहाँ पर नुकसान होता है, 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। तो इस बात का भी ख्याल रखिए और संभल कर ट्रेड करने की राय आपको दी जा रही है। तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी। अक्षय बाबा, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले गेस्ट को हम शामिल करते हैं। इस बीच हम देख रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां फोकस में हैं काफ़ी सारी खबरों के चलते। सुमित पोखरना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऑयल एक्सपर्ट, जिससे कोटक सिक्योरिटीज से, जिनसे कि हम समझेंगे कि ये जो खबरें अब निकल कर आ रही हैं और चुनावी साल भी है, तो ऐसे में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर किस तरह से नज़र रखनी चाहिए, ये उनसे एक बार समझ लेते हैं। और ऑयल सेक्टर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वो मौजूद हैं। सुमित, थैंक यू सो मच ET Now स्वदेश को समय देने के लिए। तो चुनावी साल और काफ़ी सारी घोषणाएं इस बीच होती हैं सरकार की तरफ से, और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और अब LPG सब्सिडी का फैसला भी यहाँ पर सरकार की तरफ से लिया गया है। सिलेंडर सस्ते हो चुके हैं और आने वाले समय में ऐसे कुछ फैसले पेट्रोल और डीजल को लेकर भी आ सकते हैं। तो ऐसे में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर आप कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच मेरे को अपने स्टूडियो पे बुलाने के लिए। सी, हमें लगता है कि ये जो प्राइस कट करी है अभी LPG सिलेंडर्स की, वो इसलिए कट करी है क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल प्राइसेस प्रोपेन ब्यूटेन की कट हो गई थी। इसके लिए थोड़ा क्वेश्चन था तो गवर्नमेंट के पास में, तो कट करने का LPG प्राइसेस को, और इसका फायदा हमें इन्फ्लेशन में थोड़ा दिखेगा। हाउएवर आपने जैसे कि सही बताया कि इलेक्शन ईयर है, प्लस जनरल इलेक्शंस भी है नेक्स्ट ईयर, तो और इन्फ्लेशन काफी इन्फ्लेटेड लेवल्स पे है। तो गवर्नमेंट चाहेगी कि किसी तरीके से इनको कंट्रोल करना चाहेगी, और एक इजी तरीका है पेट्रोल डीजल की प्राइसेस करने का, जिसका काफी स्पाइरलिंग इफेक्ट या फिर
इम्पैक्ट अदर चीजों पे भी आता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है, वेजिटेबल कॉस्ट और अदर फूड आइटम्स की कॉस्ट भी कम होती है उसके कारण। सो ब्रॉडली नटशेल में अगर बात करें तो आज की डेट में क्रूड प्राइसेस काफी एलिवेटेड लेवल पे है, $85-80 $86 पर बैरल क्रूड चल रहा है। वो इंडिया के लिए इतना अच्छा नहीं है, और जिस हिसाब से ओपेक ने सप्लाई कट करके रखी है, प्लस ग्लोबली इन्वेंट्री लेवल्स आर डाउन, और पर्टिकुलरली यूएस की बात करें तो उसके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी काफी डिक्लाइन हो गए हैं। सो हमें लगता है कि क्रूड थोड़ा तेजी में ही रहेगा। अभी जो आगे जाके विंटर सीजन भी आने वाला है जहाँ की डिमांड काफी पुश अप होगी। सो अगर क्रूड ऊपर रहता है, विच इज नॉट पॉजिटिव फॉर इंडिया एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। एक मैं डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लाइक एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ये इनके दो डिविजन्स होते हैं, एक रिफाइनिंग डिवीजन, एक मार्केटिंग डिवीजन। रिफाइनिंग डिविजन्स में काफी अच्छा बम्पर परफॉर्मेंस आ रहा है अभी इस Q2 FY24 में, टिल डेट बोल सकते हैं अपन। लेकिन जो मार्केटिंग डिवीजन है वहां पे पेट्रोल पे उनको डीजल पे पर्टिकुलरली जो मार्जिन कमा रहे थे वो अभी नेगेटिव में चले गए हैं। नेगेटिव ₹3.70 वो लोग कमा रहे हैं अभी। So which is not good for distribution companies like HPCL, BPCL, IOC। और पेट्रोल की बात करें तो वहां पे जो मार्जिन है वो काफी डिक्लाइन होकर ऑलमोस्ट 20 पैसे रह गया है पर लीटर प्रॉफिट, विच इज ऑल्सो नेगेटिव। और अगर अपन क्वार्टर 1 FY24 से परफॉर्मेंस देखें तो मार्जिन कुछ 37% गिर गए हैं गैसोलीन पे, मार्केटिंग मार्जिन। और सिमिलरली हमने यही ट्रेंड देखा है फॉर डीजल ऑल्सो, जहां पे 74% डिक्लाइन हो गया है मार्जिन। सो जो हमने Q1 का जो अच्छा परफॉर्मेंस देखा था बिकॉज ऑफ लोअर रॉ मटेरियल कॉस्ट फ्रॉम रशिया एंड अदर थिंग्स, वो अभी फेड अवे होता जा रहा है, जिसके कारण प्रेशर दिख रहा है इन कंपनीज की परफॉर्मेंस में आगे जाके। एक्चुअली सुमित, यही पॉइंट आपसे समझना था कि ओवरऑल इस वक्त वैल्यूएशन दिख कैसे रही है ऑयल मार्केटिंग कंपनी की। भले ही आप सारी कंपनियों की बात करें, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल अपने 5 ईयर एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही हैं, और एक तरफ अब तक इनके लिए ओवर रिकवरी थी, लेकिन वो ओवर रिकवरी सारे बफर में जाती है, और ऊपर से जो प्रेशर क्रूड से आ रहा है। हालांकि सरकार ने बड़ा क्लियर कहा है कि जो सब्सिडी देने वाले हैं वो ₹200 पर सिलेंडर पर, वो सब्सिडी का बर्डन इन पर नहीं पड़ेगा, वो अपने टैक्सेशन में से निकलेगा। लेकिन ओवरऑल जो एक स्कीम ऑफ थिंग्स में इस वक्त ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स क्या प्रेशर में आगे रह सकते हैं, क्योंकि क्रूड जिस रेंज में चल रहा है वो ऑफ कोर्स उनके लिए अनकंफर्टेबल, और आपने हाईलाइट भी किया ये बात। जी, सो हमारे को इसको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि कोई भी स्टॉक आप खरीद रहे हो उसकी फ्यूचर अर्निंग्स कैसी रहेगी। अगर गवर्नमेंट इनको का प्रेशर रहेगा कि इनको प्राइस कट करनी पड़ेगी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, और इलेक्शन ईयर है, अगर ऐसा कुछ होता है और इनको डीजल पेट्रोल की प्राइस कट करनी पड़ेगी तो इनके काफी प्रॉफिट्स प्रेशर में आ जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी जस्ट हाईलाइट किया था कि मार्केटिंग डिवीजन में डीजल पे दे आर इनकरिंग ₹3.70 का लॉस कर रहे हैं आज की डेट में, तो विच इज नॉट हेल्दी फॉर अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो कोई भी इन्वेस्टर देखेगा कि भाई वैल्यूएशन में कितना कैप्चर है। आज की डेट में FY25 अर्निंग्स पे देखें तो स्टॉक जैसे बीपीसीएल है वो 7 टाइम्स FY25 अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है। वो लगेगा सस्ता कि यार सिंगल डिजिट में मिल रहा है, बट पॉइंट ये है कि अर्निंग्स क्लैरिटी नहीं है, अर्निंग्स ग्रोथ नहीं दिख रही मुझे यहाँ पे, तो मैं क्यों अभी इसमें इन्वेस्ट करूं, क्यों नहीं मेरे पास दूसरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं उसमें इन्वेस्ट कर दूं मैं। सिमिलरली अगर आईओसी का देखें तो वो 6 टाइम्स FY25 पे ट्रेड कर रहा है, और HPCL 4 टाइम्स FY25 पे ट्रेड कर रहा है। अब HPCL सबसे ज्यादा सस्ता मिल रहा है बिकॉज उसका जो प्रोडक्शन सेल्स टू प्रोडक्शन रेशियो है, मतलब वो जितना बेचता है और जितना प्रोड्यूस करता है उसका रेशियो इज बेस्ट इन कंपैरिजन टू ऑल 3 OMCs। लेकिन आज की डेट में जब मार्केटिंग मार्जिन प्रेशर में है तो HPCL को सबसे ज्यादा हिट होता है, और जब मार्केटिंग मार्जिन काफी इंप्रूव हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिट HPCL को मिलता है। इसीलिए आज की डेट में HPCL सस्ता मिल रहा है एज कम्पेयर टू BPCL, IOC। बट हमें अभी भी लगता है कि लैक ऑफ क्लैरिटी की आगे जाके कैसे इलेक्शन ईयर रहेगा, कैसे मार्जिन आएंगे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्रूड काफी इन्फ्लेटेड लेवल पे है, और यहाँ से अगर और बढ़ गया तो रियली काफी डिफिकल्ट हो जाएगा इन कंपनीज को परफॉर्म करने के लिए। डेट लेवल्स कम हुए हैं, लेकिन वापस अगर क्रूड बढ़ेगा तो डेट लेवल्स वापस बढ़ जाएंगे, इंटरेस्ट बर्डन बढ़ जाएगा,
फ्यूल लॉसेस बढ़ जाएंगे, इनके वर्किंग कैपिटल वापस इंक्रीज हो जाएगी, तो वो जो बेनिफिट्स अभी तक अपन ने पास्ट में देखे वो फेड अवे होते जाएंगे। इसके लिए हम तीनों स्टॉक्स पे नेगेटिव हैं अभी। वी विल वेट फॉर बेटर एंट्री प्राइस। अभी हम रिकमेंड करेंगे आप अपनी पोजीशन रिड्यूस कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारा कैलकुलेशन हमें समझाने के लिए। तो ऑफकोर्स मार्केटिंग मार्जिन स्क्वीज हो रहे हैं और क्रूड ऑलरेडी जिस तरह से मूव पर है, तो ओएमसीज पर दबाव तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इलेक्शन ईयर है और किस तरह की स्कीम्स भी आ सकती हैं पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर भी। तो ये सारा कॉम्बिनेशन सेट ऑफ थिंग्स में क्या इस वक्त शॉर्ट कैंडिडेट्स हैं, ये एक बार समझ लेते हैं। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। प्रशांत और कुश है हमारे साथ। कुश, क्या ये शॉर्ट कैंडिडेट्स है? अगर क्लैरिटी नहीं है अर्निंग्स को लेकर, आपने सारी कॉन्वर्सेशन सुनी होगी, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए ओएमसीज को? डेफिनेटली कहूँगा शॉर्ट कैंडिडेट्स हैं। एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो एक हैंगओवर इन पे ऑलरेडी था, एक प्रेशर ऑलरेडी था फॉर द लाइक्स ऑफ एचपीसीएल। अगर आप देखें तो 305 310 के लेवल से ये सरकता हुआ एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा था 260 के करीब, लेकिन पिछले 2 दिनों में उसको भी ब्रेक किया है और डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे ही है। अब हालांकि यहाँ पे 250 के करीब इसका एक 200 डे मूविंग एवरेज है, लेकिन जिस तरीके की वॉल्यूम बैक सेलिंग हमने देखी है, हो सकता है कि स्टॉक वहां तक जाए और वहां से और थोड़ा नीचे भी स्लिप हो, बिकॉज उस अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इट्स अ 200 डे मूविंग एवरेज, देयर इजंट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्लोज टू दैट। तो मैं कहूंगा यहाँ पे आप 248 और 240 के टारगेट्स के लिए भी यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। 265 को अपना स्टॉप लॉस लेके चले। सिमिलर स्टोरी अगर आप देखें तो आपको बीपीसीएल में भी दिखेगी। हालांकि ये एक सपोर्ट जोन के करीब है और एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है, बट इसके कंपैरिजन में एचपीसीएल ने क्लियर ब्रेकडाउन दिया है। तो मैं कहूंगा वो एक बेटर शॉर्टिंग कैंडिडेट है। अगर आप बीपीसीएल पे शॉर्ट पोजीशन देखना चाहें तो 345 के नीचे आपको वीकनेस इसमें और बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो ये है व्यू ऑयल मार्केटिंग कंपनी पर। फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों लिहाज से आपको राय दी गई है। बाजार पर एक बार नज़र डालते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई है। बीच में लाल निशान में भी आ गए थे, लेकिन निफ्टी अब वापस से निचले स्तरों से रिकवर हुआ और अब 36 अंक ऊपर है। सेंसेक्स में 170 अंकों की तेज़ी है और बैंक निफ्टी भी निचले स्तरों से यहाँ पर अच्छी रिकवरी देखने को मिली और करीब करीब 150 अंकों की तेज़ी बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। तो ये एक अपडेट आपके लिए मार्केट पर। इस बीच फ्यूचर्स पर नजर डालें तो एमसीएक्स में एक अच्छी बाइंग नजर आ रही है, इस पर 3.5% ऊपर आ चुका है। प्रशांत, क्या कोई ट्रेड दिख रहे हैं आप एमसीएक्स पर? जी, एमसीएक्स की तरफ अगर मैं देखूं तो ऊपरी लेवल पे इसमें सेलिंग आ रही है काफी 1700 के ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा वेट करना बेहतर होगा। जिनके पास पोजीशन हो वो 1660 से ट्रेल करें। फ्रेश पोजीशन कहाँ लेनी चाहिए? तो ये 1710 के ऊपर क्लोज हो जाए, 1710 के ऊपर, तभी आप फ्रेश पोजीशन ऐड कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस होगा 1670 और वहां से आप टारगेट रख सकते हो करीबन 1760 से लेके 1765। मनप्पुरम फाइनेंस भी एक बार देखिए, कुछ आप सजेस्ट करिए मनप्पुरम फाइनेंस में क्या करें? यहाँ पर भी एक तेजी आई है अभी थोड़ी देर पहले, 3% ऊपर स्टॉक कारोबार कर रहा है। क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए मनप्पुरम फाइनेंस में? स्टॉक तो आपने सही आइडेंटिफाई किया है, बस एक छोटा सा टेक्निकल हर्डल है 155 के करीब, क्योंकि जो रीसेंट फॉल आया था वो इसी लेवल के आसपास का हाई बना के स्टॉक टर्न अराउंड हुआ था। अब एक शार्प रिबाउंड हम देख रहे हैं, तो ओवरऑल ट्रेंड इसका जो है ये इंटैक्ट है। यहाँ पे आप अपसाइड देखेंगे स्टॉक के 162 से 170 के जो लेवल्स हैं यहाँ तक स्टॉक को मूव होते हुए देखेंगे, बट बिकॉज आज एक्सपायरी भी है और 155 का इसमें रेजिस्टेंस जोन भी है, दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं कहूंगा कि अगर आपका थोड़ा पोजिशनल व्यू हो तब आप इसमें डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन लेके चलें फॉर 160 टू 170 काइंड ऑफ लेवल्स, और स्टॉप लॉस जो है उसको आप लेके चले करीब 148 के करीब। तो थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव बाय है, लेकिन बिकॉज द ओवरऑल ट्रेंड इज इंटैक्ट और हमने स्टॉक में एक शार्प रिबाउंड आते हुए देखा है आफ्टर अबाउट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, तो यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। और आप इस बीच साइड पे